हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जबकि मिड टर्म एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके मिड टर्म एग्जाम में 5 चैप्टर आ रहे हैं। उन 5 चैप्टर से जबकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, जबकि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जिनके आने के चांस बहुत ज्यादा है, वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। जब एग्जाम दे के आओगे तो क्वेश्चन आप इसी वीडियो से पाओगे और कमेंट में आके आप मुझे खुद धन्यवाद लिखोगे। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि एग्जाम के नजरिए से ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। ठीक है भाई। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की, तो कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यूजर नेम आपके सामने है, कुछ ही पर्सनल क्वेरी हो तो पूछ लेना। ठीक है भाई। ये आपके चैप्टर से जो सिलेबस में आ रहे हैं देख लो भाई। ठीक है, 5 चैप्टर आपके सिलेबस में है मिड टर्म के लिए। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन है, नियोजन यानी कि योजना का अर्थ बताना है आपको, और इसके 4 उद्देश्य आपको बताने हैं कि भाई कोई योजना बनाएगा ही क्यों। इसके 4 उद्देश्य आपको बताने हैं। ठीक है, पर्पस बताने हैं। देखो भाई, योजना बेसिकली क्या है? आपने कुछ सोचा है, ठीक है, कि भाई आपको ये करना है। अब वो कैसे करना है, ठीक है, कब करना है, ठीक है भाई। तो जब आप ये सोचते हो ना ये सब चीजें, तो ये योजना ही होती है। क्या होती है भाई? ये योजना ही होती है। तो योजना एक पहले से निर्धारित की गई प्रक्रिया होती है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपने पहले से ही उसको कैसे करना है ये सोचने की जो सोचा है आपने, ये क्या हुई? पहले से ही आपने सोचा ना उस काम को करने से पहले ही, तो ये योजना ही होती है। ठीक है, या आप यूं कह लीजिए, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब हम सोच समझकर युक्तियां बनाते हैं कि भाई इसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब आप इसके लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, तो ये क्या है? योजना ही है। क्या है ये? योजना ही है। आप सोचते हो कि भाई मेरा मिड टर्म का एग्जाम आ रहा है, तो मैं, अब देखो आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके देख लो कि मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम भी होगा भाई। तो फिजिकल एजुकेशन में 70/70 कैसे आएंगे? तो आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मान लो एक हफ्ता है, 5 चैप्टर आ रहे हैं, 5 एक एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर लेता हूँ और 2 दिन में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो खत्म कर लूंगा। तो आपने क्या करा, ये आपने पहले ही एक प्रक्रिया निर्धारित कर ली कि भाई उस पर्टिकुलर गोल को कैसे अचीव करना है। तो ये योजना है। और ये सब स्पोर्ट्स के अंदर भी होता है, ध्यान रखना है। ये तो योजना हो गई। अब 4 उद्देश्य क्या होता है योजना की? आप खुद बताओ ना, आप खुद अपने ऊपर लेके देखो कि आपने ये प्लानिंग क्यों करी। अब मिड टर्म एग्जाम की बात करो, आपको अच्छा स्कोर करना है, तो उसके लिए आपने योजना क्यों बनाई? ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है ना, गलती की संभावना बिल्कुल ना हो, आपका टाइम बचे। तो ये सब चीजें क्या होता है, ये इसमें आप लिखोगे। तो योजना के 4 उद्देश्य में आप ये बता सकते हो कि भाई गलती की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। जो आपको हासिल करना है वो आप कर ही लेते हो बिना कोई मिस्टेक करे। और दबाव को कम करना। अब देखो, जब आप प्लानिंग कर लेते हो, योजना बनाते हो, तो आपको जो दबाव है बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। अब एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ए ने प्लानिंग कर रखी, बी ने नहीं कर रखी। तो एक जो बंदा है ना, वो टास्क को जल्दी अचीव कर लेगा और बिना कोई प्रेशर फील करे। लेकिन जो बी बंदा, जिसने कोई प्लानिंग करी नहीं है पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, वो प्रेशर फील करेगा, क्योंकि उसके मन में कंफ्यूजन चलेगी। ठीक है। उसके बाद तालमेल स्थापित करना। जब आप योजना बनाते हो, तो बाकी जो टास्क होते हैं, बाकी जो कार्य होते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, उनके बीच में एक तालमेल बना रहता है। कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं वो। ठीक है, वो टास्क, मान लो आपने योजना के अंतर्गत एक पूरा ग्रुप आ रहा है, ठीक है, आपने जिसको सारे काम बांट रखे हैं, तो उनके बीच में भी तालमेल बना रहता है जब हम प्लानिंग करके काम कर रहे होते हैं। समझ आ गया? तो तालमेल स्थापित करना। और लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने के लिए वही योजना बनाई जाती है, और समय की बर्बादी ना हो ये कम करना। ये क्या योजना के उद्देश्य होते हैं। आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? टूर्नामेंट या प्रतियोगिताओं के पहले विभिन्न समितियों के कार्य का वर्णन कीजिए। तो आपको क्या बताना है? आपको पता है टूर्नामेंट या प्रतियोगिता की बात कर लीजिए, समितियां होती हैं। ठीक है भाई, प्रतियोगिता से पहले, प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के बाद होती है ना। तो आपको यही बताना है। अब क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि भाई पहले, यानी प्रतियोगिता के पहले कौन कौन समितियां होती है, उनका आपको वर्णन करना है। तो ये समितियां होती है भाई, जैसे आयोजन समिति, प्रचार कार्य समिति, खेल मैदान उपकरण समिति, भोजन और आवास समिति, देन प्राथमिक चिकित्सा परिवहन समिति, अधिकारियों के लिए समिति, एंड सजावट और समारोह समिति। ये क्या है भाई? ये वो समिति है जो कि प्रतियोगिता के पहले काम कर रही होती हैं। ठीक है, प्रतियोगिता के पहले काम कर रही होती है। तो बारी बारी इनके बारे में बात करते हैं। तो पहली समिति क्या है भाई? आयोजन समिति या प्रबंधन समिति, प्रबंधन समिति। तो ये आयोजन समिति क्या है कि वो समिति होती है जो बाकी जितनी भी समितियां हैं उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करती है कि भाई तुम्हारा इस कमेटी का ये काम है, इस कमेटी का ये काम है। समझ आ गया भाई? और 1 महीने पहले ही क्या होता है, सारी समितियों का गठन ये कर लेती है। 1 महीने पहले ही, जो जिस दिन टूर्नामेंट होने वाला है,
और उनकी जिम्मेदारियां उनको बता देती है कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारियां है। समझ आ गया। आगे चलो, उसके बाद प्रचार समिति। अब भाई टूर्नामेंट होगा, उन लोगों को पता भी तो होना चाहिए, प्रतियोगिता हो रही, लोगों को पता तो होना चाहिए। उसके लिए प्रचार कौन करेगा? प्रचार समिति करेगी। ठीक है, तो प्रतियोगिता से 3 से 4 हफ्ते पहले की समिति का कार्य होता है कि ये प्रतियोगिता की तिथि, स्थान और उसका जो कार्यक्रम है उसके विषय के बारे में सूचना प्रसारित कर दे, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल जाए भाई कब होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, ये सब। उसके बाद क्रय समिति की बात करूं तो क्रय समिति, तो क्रय का मतलब होता है खरीदना। तो भाई प्रतियोगिता में जो भी वस्तुएं प्रयोग होने वाली है, जो उपकरण यूज होने वाले हैं प्रतियोगिता में, तो उसको पहले से ही खरीद लेना चाहिए। ये कौन इंश्योर करता है? ये क्रय समिति इंश्योर करती है। और उनका निरीक्षण भी कर लेना चाहिए कि भाई वो ठीक है या नहीं है, वो ठीक है या नहीं है, कोई खराबी मिस्टेक तो नहीं है। वो क्रय समिति ही देखती है, पहले प्रतियोगिता से पहले ही सब देख लिया जाता है। आगे चले भाई, उसके बाद खेल मैदान और उपकरण समिति। तो ये समिति खेल प्रतियोगिता के लिए मैदान को तैयार करती है, नाम से पता चल रहा है, खेल मैदान और उपकरण समिति। तो भाई खेल से प्रतियोगिता से पहले ही मैदान तैयार रहे, वो जिम्मेदारी किसकी होती है? इस समिति की होती है। और प्रतियोगिता से लगभग 2 दिन पहले ही के मैदान तैयार हो जाता है। और उपकरण समिति, अब यहाँ भी ध्यान रख लीजिए भाई कि जितने भी उपकरण है जो कि क्रय समिति ने लेके आई है, खरीदे हैं, उसको भी एक बार इंश्योर करना है कि वो ठीक है या नहीं है, वो उपकरण समिति भी देखती है, ध्यान रखना है। उसके बाद सजावट और समारोह समिति। तो भाई प्रतियोगिता से पहले जितना भी डेकोरेशन का काम होता है, ठीक है, कहाँ पर कितनी सजावट करनी है, वो सब काम सजावट और समारोह समिति का होता है भाई, ठीक है। जैसे मैदान, स्टेडियम, मंच पर सजावट की आवश्यकता होती है, तो ये सब कौन देखता है? यही समिति देखती है। आगे चले, भोजन और आवास समिति। तो ये प्रतियोगिता के पहले ही सुनिश्चित कर लेती है कि टीमों को कहाँ ठहरना है, खाने की व्यवस्था कहाँ करनी है, कितने लोगों की करनी है, लड़कियों लड़कियों की रहने की व्यवस्था अलग अलग हो, ठीक है। और सुरक्षा का भी ध्यान जो है भोजन और आवास समिति ही रखती है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है भोजन और आवास समिति, जो भोजन और आवास की टेंशन लेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी प्रतियोगिता से पहले कि भाई जो खिलाड़ी आएंगे, देखो खेलेंगे तो वो प्रतियोगिता में ना, उससे पहले वो कहीं ना कहीं तो आएंगे, ठहरेंगे होटल वगैरह में, तो सबका प्रबंधन कौन करता है? यही समिति करती है। समझ आ रहा है। आगे चले, प्राथमिक चिकित्सा समिति। नाम से चल रहा है फर्स्ट एड, ठीक है। मान लो कि भाई कोई चोट वगैरह लग जाए प्रतियोगिता के दौरान, तो फर्स्ट एड का सामान पहले ही सारा हो अपने पास, वही इंश्योर करती है, ठीक है, समिति। तो प्रतियोगिता के समय चोट लगने पर जिस सामान की आवश्यकता होती है, उसको प्रतियोगिता से पहले ही उस सामान की व्यवस्था इस समिति का काम होता। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो भाई, टूर्नामेंट प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न समिति के कार्य लिखिए। पहले की तो हमने बात कर ली, अब दौरान जो समितियां कार्य करती हैं प्रतियोगिता के, उसकी बात हमें करनी है। तो ये समितियां देख लो, आयोजन समिति, क्रय परिवहन समिति, खेल मैदान उपकरण समिति। देखो समितियां लगभग कोई रहती है, एक आध नहीं आ जाती है बस, और सबसे हल्की इनके काम बदल जाते हैं। पहले कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बाद में बदल जाती है, ठीक है, दौरान के टाइम पे। भोजन और आवास समिति एंड प्राथमिक चिकित्सा समिति, अधिकारियों के लिए समिति एंड उद्घोषणा समिति। फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है, आसान भी है, चैप्टर मैंने बता भी रखा है। और अगर आपको चैप्टर पढ़ने हैं ना भाई, मैंने 5 के 5 चैप्टर अच्छे से एक एक टॉपिक करा रखा है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर चेकआउट कर लेना, उसको देख लेना। 5 चैप्टर है, जल्दी कवर हो जाएंगे, ठीक है। 40 से 50 मिनट में मैंने एक चैप्टर खत्म कर रखा है, बस एक योगा वाले चैप्टर को छोड़कर, तो उसको आप जरूर कर लेना, ठीक है। समझ आ रहा है भाई? देखो ये तो बाद वाली हो गई, मतलब ये क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्या बाद के लिए। अब आप इसकी बात कर लो एक बार कि भाई टूर्नामेंट के दौरान कि भाई कौन कौन सी समितियां काम करती है। देखो अगर मैं आयोजन समिति की बात करूं, ये प्रबंधन समिति की बात करूं, तो यहाँ पर ये देखती है कि भाई जो जो काम समितियों को सौंपा गया था, जो जो काम समिति को सौंपा गया था, कि वो उन्होंने ढंग से करा ही नहीं करा, ये कौन देखती है भाई? दौरान के टाइम पे आयोजन समिति देखती है। समझ आ गया। उसके बाद क्रय समिति, क्या है भाई? क्रय समिति जिसका काम मैंने आपको बताया था, क्या भाई पहले तो क्या करती थी भाई प्रतियोगिता से पहले कि भाई सामान को लाना, जो वस्तु की आवश्यकता होगी, ठीक है, वस्तु की आवश्यकता कौन कौन सी है देखना और उनका निरीक्षण करना। लेकिन दौरान में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती है? कि भाई ये चेक कर लेना कि जो जो वस्तु की आवश्यकता थी प्रतियोगिता में, क्या वो उपलब्ध है या नहीं है। उपलब्ध अगर कोई नहीं है, कोई सामान अगर नहीं है, तो उसको तुरंत अवेलेबल कराना, ठीक है भाई। उसके बाद परिवहन समिति, परिवहन समिति का काम क्या होता है भाई? कि जहाँ वो
टिके हुए हैं। खिलाड़ी जितने भी अधिकारी है जो आने वाले हैं, वो जहाँ पर अब जहाँ पर वो टिके हैं, मतलब कि जहाँ उनका आवास स्थान है, वहां से उनको मैदान वाले इस जगह पर लाना है जहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है, टूर्नामेंट हो रहा है, वहां पर उनको लेके आना परिवहन समिति का काम होता है। उसके बाद खेल मैदान और उपकरण समिति भाई, कि भाई जो सजावट सजावट कह रहा हूँ सॉरी, कि भाई जो मैदान है वो प्रॉपर तरीके से तैयार हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अगर मान लो कि मैदान ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुआ है, तो उसको तुरंत ठीक करवाने की जिम्मेदारी इसी समिति की होती है, खेल मैदान और उपकरण समिति। और उपकरण ठीक है या खराब है, ये भी चेक कौन करती है? उपकरण समिति ही करती है दौरान के टाइम पे। समझ आ रहा है? भोजन और आवास समिति, कि भाई प्रतियोगिता के दौरान अगर कोई कि भाई जो अधिकारी हैं, ठीक है, और जो खिलाड़ी वगैरह हैं, उनको रिफ्रेशमेंट देना। रिफ्रेशमेंट मत समझते हो कि भाई ब्रेक आ गया बीच में या ब्रेक भी नहीं है, तो सबको कुछ ना कुछ देना ताकि लोगों को भूख वगैरह ना लगे। आप देखो ना, आप कहीं जाते हो, आप अगर स्कूल की साइड से, तो आपको देखते हो कि वहां पर तो आपको रिफ्रेशमेंट मिलता है, ध्यान अगर वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके दौरान भोजन देना, ठीक है, रिफ्रेशमेंट उपलब्ध कराना, तो ये सारा ही काम किसका होता है? भोजन और आवास समिति का ही होता है। समझ आ रहा है? उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा समिति, अगर खेल के दौरान किसी को चोट लग गई, खेल के दौरान अगर किसी को चोट लग गई, तो उसको तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराना। ठीक है, मतलब उसको तुरंत इलाज करना। अगर छोटी चोट है तो उसको ऑन द स्पॉट कर देना। ठीक है, अगर बड़ी ज़्यादा चोट लग चुकी है तो उसको हॉस्पिटल तक लेके जाना भी काम इसी का होता है। आगे मैं बात करूं, देखो अधिकारियों के लिए समिति, अधिकारियों के लिए समिति का काम ये होता है, देखो मान लो जितने अधिकारी की जरूरत थी वो सारे अधिकारी आए, मान लो बीच में कोई किसी को परेशानी आ गई, कोई बीमार हो गया और वो चले जाए, ठीक है, तो उसकी जगह पे दूसरे अधिकारी को लाना। ठीक है, ठीक है, उसका अल्टरनेटिव तैयार रखना काम किसका होता है? अधिकारियों के लिए समिति का काम होता है। ठीक है, उसके बाद उद्घोषणा समिति, अब खेल के दौरान कि भाई कि किस टीम का मैच होने वाला है, कौन जीता, कौन हारा, किसका कितना स्कोर हुआ, जितनी सब अनाउंसमेंट करनी होती है वो कौन करती है? उद्घोषणा समिति करती है। तो ध्यान रखना है, ये समितियां हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं मैंने आपको बता दिया, कब? प्रतियोगिता के दौरान। आगे चलें, अगले आपकी क्या है भाई, देखो प्रतियोगिता के बाद की यहाँ पर बात हुई है क्या, कि भाई प्रतियोगिता के बाद विभिन्न समितियों के कार्य का वर्णन कीजिए। देखो हमने पहले की बात कर ली, दौरान की बात कर ली, हम बात करेंगे भाई जब प्रतियोगिता खत्म हो रही है अपनी, उसके बाद जो समिति है उनका काम क्या रह गया। तो ये आपकी समितियां आप देख लो भाई, और फटाफट हम इनकी बात कर लेते हैं। क्रय समिति, देखो भाई पहले उपकरण खरीद लिए, दौरान के टाइम पे भाई मान लो कोई उपकरण ठीक है या नहीं है, कोई खराबी तो नहीं हो गई, या मान लो कि उसमें कुछ कमी रह गई है, आया नहीं है, तो उसको तुरंत ऑन द स्पॉट उपलब्ध कराना। ठीक है, उनकी क्वालिटी चेक करना है, दौरान का काम हो गया। लेकिन जब प्रतियोगिता खत्म होगी तो क्रय सकते का काम क्या है? भाई जो सामान खरीदा है उस पर खर्चा कितना आया है, ये सारी जानकारी आयोजन समिति को देना है, प्रबंधन समिति को देना। उसके बाद वित्तीय समिति, तो प्रतियोगिता में कुल आय व्यय का जो लेखा जोखा है वो वित्तीय समिति जो है वो ध्यान रखती है। ठीक है, और जाके आयोजन समिति को दे देती है। तो प्रतियोगिता में जितने भी आय व्यय का लेखा जोखा है, मतलब कितना आया कितना गया, ठीक है, और बजट से समीक्षा करना, मतलब कि जो बजट पहले हमने बनाया था इस टूर्नामेंट के लिए इतना खर्चा होगा, तो उस समीक्षा करने के बजट से ऊपर गया खर्चा या कम में ही हो गया, तो ये सब जो है वित्तीय समिति देखती है। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा समिति, तो प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित जितने भी सामान है, जानकारी है, वो आयोजन समिति को देना। ठीक है, आगे चले परिवहन समिति, तो प्रतियोगिता के बाद सभी जानकारी उपलब्ध कराए, कौन सी? परिवहन से संबंधित। ठीक है, कि भाई जो खिलाड़ी हैं उनको सही जगह से सही टाइम पे पहुंचा दिया गया है या नहीं पहुंचा दिया गया है, तो जितनी भी सब जिम्मेदारी होती है परिवहन समिति की होती है। तो प्रतियोगिता के बाद जितनी भी जानकारी है वो उपलब्ध कराना परिवहन समिति की होती है। उसके बाद भोजन और आवास समिति, तो आवास स्थल पर अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसे ठीक करना, मतलब कि जहाँ वो खिलाड़ी और जो अधिकारी ठहरे थे अगर वहां पर कोई नुकसान हुआ तो उसे ठीक करना और सभी जानकारी आयोजन समिति को देना। देखो पर्टिकुलर क्या रह जाएगा, जो जो इनका काम था उसके बारे में जितनी रिलेटेड जानकारी है वो किसको देनी है? आयोजन समिति को देनी है। प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, तो सभी टीमों के प्रमाण पत्र देना, सारे रिकॉर्ड तैयार करना, प्रतियोगिता में आई हुई जितनी भी टीमें हैं उनसे संबंधित जानकारी आयोजन समिति को देनी होती है। आगे चले अगला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी जितनी भी समिति मैंने आपको बताई है, यहाँ बहुत सारी समिति हैं। ठीक है,
खेल मैदान उपकरण समिति, सभी का काम लगभग सेम है। पुरस्कार वितरण समिति देख लो भाई कि भाई जब खेल खत्म हो गया, ठीक है, जो जो टीम विनिंग टीम है उनको पुरस्कार देना, ठीक है। अधिकारियों के लिए समिति कि भाई जितने भी अधिकारी हैं उनको सम्मान देना, ठीक है भाई, जो अधिकारियों को सम्मान दिया जाता है प्रतियोगिता वगैरह के बाद, वो सब अधिकारियों की समिति करती है। प्रचार समिति तो यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी प्राथमिक चिकित्सा समिति सब मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आगे चलो, आगे चले, ये अपना हो गया। ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। कौन सा? इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स का अर्थ बताना है आपको, उद्देश्य बताना है और महत्व बताना है, ठीक है। इंट्राम्यूरल्स क्या है, उनका उद्देश्य क्यों कराए जाते हैं और महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, समझ रहे हो भाई। देखो, अगर मैं इंट्राम्यूरल्स की बात करूं तो इंट्राम्यूरल्स आप ये समझ लीजिए भाई, ऐसा खेल जो 4 दीवारी के भीतर खेले जाते हैं। 4 दीवारी के भीतर का मतलब है, मान लो एक स्कूल है तो वो स्कूल के अंदर जितने भी खिलाड़ी वगैरह हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, वही पार्टिसिपेट करेंगे। कोई बाहर के स्कूल का है, बाहर के कॉलेज का बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो समझे, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होगा, जो 4 दीवारी के अंदर ही खेले जाते हो, किसी दूसरी जगह पे नहीं खेले जाते हो। और इंटरमीडिएट में ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो भी खिलाड़ी है वो उसी पर्टिकुलर संस्था का ही होगा, स्कूल या कॉलेज का होगा। तो इंटरमीडिएट से वो गतिविधियां आती हैं जो विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर ही खेली जाती हैं या आयोजित की जा सकती हैं। इसमें विद्यालय संस्था के खिलाड़ियों के बीच टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, ठीक है भाई। जो संस्था है, जो विद्यालय है, जो कॉलेज है, उसी के जो खिलाड़ी है उन्हीं के बीच में आपस में टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। उद्देश्य क्या है भाई? खेल कूद के अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ठीक है। और खिलाड़ियों में खेल की भावना का विकास करना। देखो, अगर आपको ये चैप्टर और डिटेल में जानना है ना तो आप मेरी वीडियोस देख लेना, बाकी आपको यहाँ पर इतना मैं समझा दूंगा, एग्जाम में आप बढ़िया करके आ जाओगे, ठीक है। तो अवसर वाला हो गया सर्वांगीण विकास, खेल भावना का विकास करना है कि भाई कि खेलों के लिए अंदर से भावना नहीं चाहिए, यानी कि उस किताबी कीड़ा बन के ले जाओ, है ना। तो वो इंटरमीडिएट्स के थ्रू ही क्या यहाँ पर कोशिश करी जाती है कि बच्चों के अंदर, खिलाड़ी के अंदर खेल की भावना का विकास हो, बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी है, यानी कि नेतृत्व की भावना है, ठीक है, और सहयोग की भावना का विकास हो, मतलब कि भाई किस प्रकार से हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपके अंदर सहयोग ऑलरेडी आ जाता है, तो यही बात है। तो इंटरमीडिएट का उद्देश्य यही है कि बच्चे नेतृत्व सीखें कि भाई टीम को लीड कैसे करते हैं। जब टीम को लीड करने के लिए वो लीडर बनाए जाएंगे तो उनके अंदर नेतृत्व की भावना आई जाएगी, नेतृत्व सीख ही जाएंगे वो, सही बात है ना। तो बच्चों में नेतृत्व का विकास करना, सहयोग की भावना बढ़ाना, विद्यार्थियों को विभिन्न खेल और कौशल सीखने के अवसर प्रदान करना ताकि वो अलग अलग स्पोर्ट्स खेल पाए, और प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करना। भाई स्कूल के अंदर ही, इंस्टीट्यूशन के अंदर ही कुछ ऐसे खिलाड़ी जो बहुत अव्वल दर्जे के यानी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, तो उनको पहचानना, ठीक है। और उनको पहचान लेंगे तो आगे उनका करियर और अच्छा हो जाएगा और वो देश का नाम वगैरह रोशन करते हैं, ठीक है। और बच्चों का शारीरिक विकास करना और सेहत पर ध्यान देना। जो बच्चे हैं भाई उनको शारीरिक विकास करना, मेन पर्पस तो यही होता है, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। और लास्ट में आपको सेहत पर ध्यान देना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना। महत्व की बात कर लूं तो इंट्राम्यूरल्स गतिविधियों से छात्रों का स्वास्थ्य मनोरंजन होता है। समझ रहे हो, कहने का मतलब महत्व क्या है कि जो इंट्राम्यूरल्स गतिविधि इतनी भी होती है इससे छात्रों का स्वस्थ मनोरंजन होता है। मतलब कि स्वस्थ मनोरंजन का मतलब वो जब इंट्राम्यूरल्स जो भी गेम्स वगैरह खेली जा रही है, इंटर पर्पस जो है इंट्राम्यूरल्स का, उसके तहत तो वो क्या, उनको स्वस्थ मनोरंजन का मतलब यहाँ पर है वो मजे से खेल रहे हैं, यहाँ पर उनका स्वस्थ मनोरंजन होता है ये, ठीक है। और इनमें भाग लेने से छात्रों की ऊर्जा का सही जगह पर इस्तेमाल हो जाता है। महत्व है भाई कि भाई अगर वो इंटरमीडिएट्स में ना पार्टिसिपेट करके, या मान लो कि इंटरमीडिएट्स हो ही ना, जो स्पोर्ट्स वगैरह वो होए ना उस संस्था के अंदर, और वो हो ही नहीं रहे, तो बंदा क्या करेगा, गलत जगह पे उसकी ऊर्जा जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए क्या है, इंटरमीडिएट्स में क्या होता है, इसका महत्व में आप ये लिखोगे कि भाई कि इसमें भाग लेने से क्या होता है, ऊर्जा का सही जगह पर यूज होता है। और इंटरमीडिएट्स में जो गतिविधि आती है उससे छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है और ज्ञान विकसित होता है खेल के लिए, ठीक है। और खेल भावना का विकास होता है और छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुण जैसे क्या भाई, ईमानदारी, सच बोलना, ठीक है, और दूसरे के सहयोग करना, तो ये सब आपका सामाजिक गुण होता है जो कि खेल के माध्यम से सीखे जाते हैं। और ये इंटरम्यूरल्स के थ्रू फुलफिल होती है बातें, ठीक है। तो ये इसका महत्व हो जाएगा। एक्स्ट्रा म्यूरल की बात कर लो भाई, देखो एक्स्ट्रा म्यूरल वो 4 दीवारी के अंदर खेले जा रहे थे, ये 4 दीवारी के बाहर खेले जाते हैं। 4 दीवारी से बाहर का मतलब यहाँ पर है ये एक स्कूल है,
ठीक है। ए स्कूल में बहुत सारे खिलाड़ी होंगे जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते होंगे। इनका जो मैच होगा वो किसी बी स्कूल में होगा। इनका मैच क्या होगा, किसी बी स्कूल में होगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स्ट्रा म्यूरल हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा ये, एक्स्ट्रा म्यूरल्स हो जाएगा। अब इसमें देखो आपने भाई, गेम टूर्नामेंट हो रहा है बी स्कूल में। अब बी के खिलाड़ी तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, जो बी संस्था है, बी कॉलेज, स्कूल, स्कूल मान लो है, कोई इंस्टीट्यूशन कुछ तो होगा ये। अब बी के खिलाड़ी तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, ए स्कूल के भी खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं खेलने। तो यहाँ पर उसी संस्था के बच्चे नहीं है, संस्था के बाहर के बच्चे भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है, एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब जो कि चार दीवारी के बाहर खेले जाते हैं। इसमें वो सारी गतिविधियां आती है जो विद्यालय की चार दीवारी के बाहर ही आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। और इधर ये मत समझना कि भाई स्कूल के अंदर ही होंगे, भाई किसी स्टेडियम में हो सकता है। ये जो एक्स्ट्राम्यूरल है किसी स्टेडियम में हो सकता है। जितनी भी गतिविधियां इसके अंदर आती है, तो इसके अंदर ए स्कूल, बी स्कूल, मान लो सी स्कूल, डी स्कूल के बच्चे भी आएंगे। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, जो कि चार दीवारी के बाहर खेले जाते हैं। इसमें दो या दो से अधिक विद्यालय या संस्था के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके बीच में टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। आगे चलें, उद्देश्य की बात करूं भाई एक्स्ट्राम्यूरल के, तो उच्चतम स्तर पर उच्च प्रदर्शन हासिल करने के लिए। भाई टूर्नामेंट देखो, इंट्राम्यूरल के एक विद्यालय तक सीमित हो गया, लेकिन एक्स्ट्राम्यूरल थोड़ी बड़ी बातचीत हो गई। यानी कि हमें थोड़े बड़े लेवल पर कह सकते हो, इसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है। तो इससे क्या होता है, टूर्नामेंट का उच्चतम स्तर पर उच्च प्रदर्शन हासिल करना। ये बेसिकली क्या होता है, एक्स्ट्राम्यूरल का उद्देश्य होता है पहला, कि बच्चे जो हैं वो उच्च प्रदर्शन हासिल कर सके। ध्यान रखना, उच्चतम स्तर पर टूर्नामेंट का उच्चतम स्तर क्या है, एक्स्ट्राम्यूरल वाला है। ठीक है। और अन्य संस्थाओं के साथ एकीकरण की भावना विकसित करना। क्या होता है भाई, एक्स्ट्राम्यूरल के थ्रू आप बाकी संस्थाओं के साथ मैच कर रहे होते हो, उनके खिलाड़ियों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे होते हो। इससे क्या होता है, एक एकीकरण की भावना, यूनिटी की भावना विकसित होती है। और खेलों में करियर चुनने की अवसर प्रदान करना। भाई जब एक्स्ट्राम्यूरल पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप खेलों में करियर चुनने के आपको अवसर मिलते हैं, अवसर प्रदान करना उद्देश्य होता है। और खेलों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है भाई, सामाजिक विकास तो होता है, कल्चर का विकास भी हो, क्योंकि जो टीम है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे खिलाड़ी हैं वो अलग अलग कल्चर से हैं, तो कल्चर का विकास होगा। ठीक है। और आर्थिक विकास तो ऑलरेडी हो ही जाता है, आप देखते भी हो, है ना, ध्यान रखना है। तो ये उद्देश्य होते हैं। आगे बात करूं महत्व की, तो खिलाड़ियों के व्यक्तित्व विकास में सहायता करना, यानी उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सहायता करना होता है। और नेतृत्व के गुणों का विकास करना। लगभग जो इसके महत्व है, जो उद्देश्य आप कह लो, वो लगभग सेम ही होते हैं। कि भाई क्योंकि तो गतिविधियां तुम खेल रहे हो, मतलब कुछ भी तुम स्पोर्ट्स खेलोगे, फायदे तो सेम ही होने वाले हैं ना। बस हाँ अंतर हो जाएगा भाई, तुम्हें फायदा कब ज्यादा मिलेगा, एक्स्ट्राम्यूरल में, इंट्राम्यूरल में, अंतर इतना होता है बस। तो विभिन्न खेलों के नियमों और विनियमों को जानना। भाई जब अलग अलग संस्थाओं के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, टूर्नामेंट करते हैं, तो वो अलग अलग खेलों के नियमों को जान पाते हैं। और खिलाड़ियों में आक्रामकता के स्तर को नियंत्रित करना, ये महत्व है एक्स्ट्राम्यूरल का। क्योंकि जो खिलाड़ियों के अंदर एग्रेशन आता है, आक्रामकता आती है, उसके स्तर को कंट्रोल करना किया जाता है। ठीक है। प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। देखो एग्रेशन एक अलग चीज है, प्रतिस्पर्धा अलग चीज है। कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। इन्हें आप किसी को एग्रेशन से, आक्रामकता दिखा के, डरा के, चोट मार के उसको फिर आप जीते हो, नहीं, ध्यान रखना। प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना है और आक्रामकता को नियंत्रण करना है और खेलों के स्तर में सुधार करना क्या है, एक्स्ट्राम्यूरल का उद्देश्य है। समझ आया, ध्यान आपको रखना है। सेकंड चैप्टर की बात करूं तो पहला क्वेश्चन यही है भाई, आसन संबंधित विकृतियां कौन कौन से, 2 मार्क्स में ये आ सकता है। तो आसन संबंधित विकृतियां आपके सामने है। ठीक है भाई, सपाट पैर। सपाट पैर वो होते हैं जब आपके जो, मान लो ये देखो जनरली आपका पैर ऐसा होता है, अगर मान के चलो तो ये एक आर्क बन रही होती है ना, यहाँ पर ये क्या बन रही होती है, आर्क बन रही होती है। लेकिन जब आपका पैर ऐसे हो जाए, पैर ऐसे होने का मतलब है कि आपकी जो ये आर्क है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। इसे कैसे चेक कर सकते हो, अपने पैर को आप भिगोना और आप उसको जमीन पर टच करना, फर्श पर। अगर आपका पूरा पैर छप रहा है तो उसका मतलब है आपके पैर कैसे हैं, सपाट पैर है ना। देखो एक जनरल पैर हमारा ऐसा होता है, मतलब कि ऐसी एक आर्क बन रही होती है। लेकिन जब ये आर्क खत्म हो जाए और ऐसा पूरा पैर छपने लग जाए, तो समझ लो कि आपको कौन सी बीमारी है या विकृति है, सपाट पैर। ये इंग्लिश में कहते हैं इसको हम फ्लैट फुट, फ्लैट फुट। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। घुटने का टकराना, धनुषाकार टांगे, झुके हुए कंधे, आगे की ओर कुबड़, स्कोलियोसिस, पीछे की ओर कुबड़। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो
पहला जो क्वेश्चन अपना है, जो इंपॉर्टेंट विकृति जो एग्जाम में आती है, वो पहले हम बात करेंगे। तो घुटने का टकराने के लक्षण क्या है और सुधारात्मक उपाय। तो एग्जाम में यही आता है, कोई आपको विकृति देगा भाई, उसके लक्षण बताने होते हैं और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, यानी क्यों आपसे पूछा जाएगा। तो पहले मैं बात करूँ घुटने टकराने के लक्षण की। देखो भाई, तो घुटने टकराने का लक्षण यहाँ पर है, जब आप खड़े होगे तो दोनों पैर के घुटने आपस में आपके स्पर्श होंगे। आप नॉर्मली खड़े होंगे तो आपके जो दोनों पैर के घुटने आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। ध्यान आपको रखना ही पहला लक्षण है। उसके बाद चलते और दौड़ते समय घुटने का आपस में टकराना। भाई आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो या चल रहे हो, तो ये घुटने आपस में बार बार टकराएंगे, तो ये भी लक्षण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। जब भी क्या होता है आर्मी वगैरह में ये विकृति जिसको होती है उसको नहीं लिया जाता है, इस वजह से नहीं लिया जाता है, क्योंकि भाई वहाँ पर तुम भागोगे चलोगे, तुम्हारे घुटने कराएंगे तो तुम गिरने का तो डर तुम्हारा ज़्यादा रहता है। समझ आ गया। अगर ठीक करने के उपाय की बात करूँ तो घुड़सवारी कर सकते हो भाई, साइकिल चलाना, पद्मासन करना, गोमुखासन करना और दोनों पैरों के बीच तकिया रखना। ठीक है भाई, दोनों जो घुटने हैं उनके बीच में क्या रखना, तकिया रखना। तकिया रखोगे तो गैप थोड़ा बना रहेगा, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। ये क्या है, ठीक करने के तरीके हैं। ठीक है भाई, देखो घुड़सवारी से कैसे हो जाएगा, हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जब आप घुड़सवारी करोगे तो आपकी एक टांग इधर रहेगी, एक टांग इधर रहेगी, बीच में गैप बना रहेगा। आप इसको बार बार घुड़सवारी करते रहोगे तो एक गैप मेंटेन हो जाएगा आपके दोनों घुटनों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में, तो इससे आपकी विकृति ठीक हो सकती है। साइकिल चलाने में भी ये होता है, आपका एक पैर इस साइड रहेगा, एक पैर इस साइड रहेगा, फिर आप साइकिल चलाते हो तो वहां से गैप बना रहेगा। पद्मासन से भी यही होता है, गोमुख आसन। ठीक है, और दोनों पैरों के बीच तकिया रख के सोना। समझ रहे हो, तो तकिया रखोगे दोनों पैरों के बीच में तो वहां से भी गैप मेंटेन होता है, तो ये ठीक हो सकता है। उसके बाद अगली जो विकृति है, धनुषाकार टांगे के लक्षण और सुधारात्मक उपाय बताने हैं। ये जो धनुषाकार टांगे हैं उसके लक्षण क्या है और सुधारात्मक उपाय। तो देखो भाई, धनुषाकार टांगे क्या है कि इसमें जो टांगे है ना वो बाहर की ओर मुड़ी हुई दिखती है। टांगे क्या है, बाहर की ओर मुड़ी हुई दिखती है, इसमें चलने और दौड़ने में समस्या आती है। देखो यार, इसमें बहुत सिंपल है कि आपके जो घुटने हैं, मतलब ये देखो नॉर्मल आप खड़े हो गए, आपके जो ये घुटने समझ लो, या जो पैर का नीचे का पूरा हिस्सा है ना, वो आपको बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, ऐसे बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो ध्यान रखना, लक्षण क्या है, टांगों की आकृति धनुष के आकार की तरह दिखती है। ठीक है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसी आकृति आपकी दिखती है। मान लो जांग हो गई, ये घुटना हो गया ऐसा। ठीक है, ठीक है, ध्यान आपको रखना है। ये घुटना आप मान लो ऐसा, ये आपकी जांग, तो यहाँ से आपका घुटना ऐसा बाहर निकला हुआ हमें दिखता है इस साइड से ऐसे। ठीक है, तो ये धनुषाकार टांगे हो जाती हैं। और दोनों घुटनों के बीच की दूरी का बढ़ जाना, वही मैंने बताया। देखो यहाँ पर घुटने मान लो तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई है। देखो नॉर्मल आपकी टांग ऐसी होगी, देखो ये जांग हो गई, मान लो यहाँ पे घुटना हो गया, ये नीचे का पैर हो गया, सेम ऐसे ही। तो देखो दोनों गैप के बीच दोनों का गैप कम है, लेकिन जब आपको धनुषाकार टांगे हो तो गैप आपका बढ़ गया। समझ रहे हो, तो यह के लक्षण हो जाएंगे। ठीक करने के उपाय बताऊं तो विटामिन डी युक्त भोजन खाइए भाई, जिसमें भी भाई विटामिन डी होता है वो खाना खाइए। रेत पर दौड़ना है और अभ्यास करते रहना लगातार। किसका अभ्यास करते रहना है, इन्हीं चीज का अभ्यास करते रहना है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर इन्हीं का अभ्यास आपको करते रहना है। आगे चलें, पहले हम बात करते हैं झुके हुए कंधे। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। झुके हुए कंधे कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, देखो। ठीक है, आपका जो ये कब होता है, जब आप थोड़ा झुक के आप ऐसा काम कर रहे होते हैं लैपटॉप वगैरह पे, कंप्यूटर वगैरह पे, तो आपको ये भी करते होना बहुत आसान है। ठीक है, नॉर्मल है, हो जाएगी आपको। ठीक है, तो झुके हुए कंधे, तो ये एक आसन संबंधी, आसान नहीं आसन, ये क्या है, एक आसन संबंधी विकृति है। इसमें कंधे गोल होकर आगे की तरफ झुके हुए प्रतीत होते हैं, झुक जाते हैं। ठीक है, कंधे गोल होने का मतलब है ऐसे होकर आपको ऐसे हो जाता है। ठीक है, कारण की बात करूँ भाई, क्यों होते हैं, अनुवांशिकता, मतलब है पेरेंट्स में था तो फिर आपको भी हो गया। ठीक है, और झुकी अवस्था में उठना बैठना, भाई झुकी अवस्था में उठ रहे हो, ऐसे उठ रहे हो, देखो मान लो नीचे मैं बैठ भी जाता हूँ तो मैं ऐसे ही उठ रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे ही मैं काम कर रहा हूँ, तो ये होना नॉर्मल है मेरे को। ठीक है, उसके बाद व्यायाम ना करने से भी हो जाता है भाई, कि भाई तुम लगातार एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो हो जाएगा। झुके हुए कंधे के लक्षण क्या होते हैं भाई, कंधे गोल होकर आगे की तरफ झुक जाते हैं, लक्षण होता है, जो कि मैं तुम्हें यहाँ भी बता चुका हूँ, है ना। और कंधे और कान एक सीध में ना दिखना। देखो अभी मैं सीधा खड़ा हूँ तो लगभग मेरे जो कान और जो कंधे हैं वो एक सीध में है, लेकिन मैं ऐसे हो जाऊंगा तो मेरे कान और कंधों के बीच में सीध गड़बड़ा गई है,
तो कंधे और कान का सीध एक सीध में ना दिखना तो आपके झुके हुए कंधे के लक्षण है। सावधानियां कौन सी बरतनी है भाई? कभी भी झुकी स्थिति में बैठना नहीं चाहिए भाई। अगर आपको चाहते हो कि झुके हुए कंधे ना हो आपको कभी, तो आप ये करिए, कभी भी झुकी स्थिति में नहीं बैठना है, कभी भी झुकी स्थिति में चलना नहीं है, अधिक तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तंग कपड़े मतलब बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक करने के तरीके, रस्से पर लटको भाई, रस्से पर लटको। कंधे का व्यायाम करो जो कंधे का रिलेटेड हो भाई, ऐसे ऐसे करने वाला, ठीक है, या ऐसे पूरा पीछे का स्ट्रेचेबल करने वाला। चक्रासन करना चाहिए, धनुरासन करना चाहिए। ये क्या इसके ठीक करने के तरीके हैं। आगे और पीछे की ओर कुबड़ की बात कर लूँ मैं, ठीक है, ये क्वेश्चन ही मान लो आप इसको। ये विकृति है, विकृति मैंने बता दी कौन कौन सी विकृति होती हैं। अब उन विकृति के बारे में बता रहा हूँ आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आगे की ओर पीछे की ओर कुबड़, तो कुबड़ के कारण क्या और कुबड़ के लक्षण क्या है पहले ये भी पता होना चाहिए आपको। तो आप पहले इमेज देखो, ये क्या है, आगे और पीछे की ओर कुबड़, तो ये नॉर्मल स्पाइन है। ये क्या है, नॉर्मल स्पाइन है, ठीक है। लेकिन जब आपको क्या हो जाता है भाई, आगे और पीछे की ओर कुबड़ हो जाता है, जिसको हम काइफोसिस भी कहते हैं। आगे और पीछे की कुबड़ को हम काइफोसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो नॉर्मल आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो ऐसी हो गई, ज्यादा ही क्या हो गई है, ऐसी हो गई है। मतलब कि आपका पीछे की ओर कुबड़ निकल गया है। क्या हो गया, ऐसे कुबड़ आपका निकल गया है। समझ आ रहा है? तो आपको ये दिक्कत हो जाती है, इसको काइफोसिस कहते हैं। तो इसमें व्यक्ति के शरीर में आगे पीछे की ओर कुबड़ हो सकता है, पीछे की ओर भी हो सकता है या आगे की ओर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। कारण की बात करूं, असंतुलित आहार, व्यायाम ना करना और मांसपेशियों में समस्या होना। और लक्षण की बात करूं, पीठ पर कुबड़ निकलना भाई, क्या है, पीठ पर कुबड़ निकल गया आपका। और छाती पर कुबड़ निकलना, मतलब यहाँ निकल जाए या तो पीछे निकल जाए, इसको हम काइफोसिस भी बोलते हैं। आगे बात करूं, सावधानियां, मोटापे से बचना चाहिए भाई, वरना आपको भी दिक्कत हो सकती है। और भार ढोते समय शरीर को सीधा रखना। जब आप भार ढो रहे हो तो शरीर को एकदम सीधा रखना, ना कि आपको ऐसे करके चलना है, ना कि आपको ऐसे उठाना, नहीं, एकदम सीधा चलना है सामान उठाते वक्त, ठीक है। या उठा भी रहे हो तो ऐसे सीधा चलना है आपको एकदम नीचे, अगर दोनों नीचे दोनों हाथों से ऐसे उठा रहे हो नीचे साइड। और संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार क्या होता है भाई, आगे वैसे क्वेश्चन है। संतुलित आहार मतलब जिसमें एक पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग उसमें बराबर क्या हो, उचित मात्रा में पोषक तत्व हो, वो क्या हो जाता है भाई, संतुलित आहार हो जाता है। और व्यायाम करना चाहिए भाई लगातार, ठीक है, योग करना चाहिए, तो इसके सुधारात्मक उपाय हैं। और आगे बात करूं, स्कोलियोसिस की बात करूं, देखो तो स्कोलियोसिस कैसा दिखता है, ये देखो भाई, आपकी स्पाइन कुछ ऐसे मुड़ जा रही है, मतलब कि एक तरफ ऐसा आप झुक जा रहे हो, ठीक है वाला। वो देखा है ना आपने पुष्पा वाला गाना, मतलब जो पुष्पा फिल्म है आपकी, उसमें आप ये जो देखते हो भाई, इसमें ऐसे झुक के तो स्टेप करता है वो वाला डांस का। तो ऐसे एक साइड कंधा झुक जाना। अगर आपका भाई कंधा एक साइड झुक गया है तो आपको स्कोलियोसिस हो गया है। तो इसमें व्यक्ति की जो रीढ़ की हड्डी है वो मुड़ जाती है एक तरफ, ठीक है। अब जो ये वाला जो ये लक्षण है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, स्कोलियोसिस के लक्षण, ठीक है। क्या स्कोलियोसिस के कारण क्या है, तो जोड़ों के रोग के कारण ये हो सकता है। और एक ही कंधे पर अधिक वजन डाल रहे हो भाई आप, स्कोलियोसिस के जो कारण है वो क्या हो सकते हैं, जोड़ों के रोग के कारण। मतलब कि पहला तो आपका ये जोड़ के रोग हो रखे हैं, जॉइंट जो है आपको, उसको रोग है आपको, हो सकता है। या तो आप एक ही कंधे पर अधिक वजन डाल रहे हो, कई बार क्या होता है ना, आप सामान लेके आए या भार ढोते हो, आपको कुछ काम ही ऐसा है जो आप वजन ढोने वाला है, तो आप बस एक ही हाथ से उठा रहे हो। जब आप एक ही हाथ से ज्यादा वजन उठाओगे तो आपको इस प्रकार से हो जाएगा, और आप ऐसे चलोगे, क्या चलोगे, ऐसे चलोगे, तो आप ज्यादा समय तक करते रहोगे तो क्या होगा, ये ऐसे झुका हुआ ही दिखेगा हमें, ये झुक ही जाएगा आपका हाथ, ये वाला ध्यान रखो। उससे क्या, अब देखो ये हाथ झुका रहा है, इसका मतलब है रीढ़ की हड्डी मेरी इस साइड झुकी पड़ी है, तो वो ऐसा ही पोस्चर आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये कारण होते हैं होने के। और मेरुदंड में समस्या के कारण, मेरुदंड क्या है भाई, यही पूरा पीछे का रीढ़ की हड्डी, ठीक है, यानी यही, इसमें भी समस्या हो सकती है, तो भी आपको क्या है, ये स्कोलियोसिस हो सकता है। समझ आ गया? और लक्षण की बात करूं, ठीक है, जो ये आपका स्कोलियोसिस है इसके लक्षण की बात करूं, ठीक है, कुबड़ हटा के यहाँ पर ये लिख लेना स्कोलियोसिस, क्या लिख लेना आपको, स्कोलियोसिस ही लिख लेना है। स्कोलियोसिस के लक्षण, तो एक कूला ऊपर एक कूला ऊपर और एक नीचे दिखता है, देखो भाई, अभी देखो यहाँ पर क्या है, एक कूला ऊपर एक कूला नीचे दिख रहा है ना।
तो एक कुबला जब देखो यार आपका हाथ झुक जाएगा ऐसे, तो एक हिस्सा आपका ऊपर दिखेगा, एक हिस्सा आपका नीचे दिखेगा, सीधी सी बात है, लक्षण है। और शरीर का वजन एक पैर पर ज्यादा होता है, ठीक है भाई। लक्षण क्या है इसके कि जब आपको स्कोलियोसिस होगा तो आपका जो वजन है ना वो एक पैर पर ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैं इस साइड मेरा झुक गया, तो इसी साइड क्या होगा, मेरा वजन ज्यादा इस पैर पर रहेगा। मुझे महसूस भी हो रहा है, मैं ऐसा झुक रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे इसी हिस्से पे वजन ज्यादा लग रहा है, यानी इस पैर में वजन मेरा ज्यादा लग रहा है। तो ये लक्षण है, ध्यान रखना। अगर आपको स्कोलियोसिस है तो ये लक्षण हो जाएंगे। कैसे पता करना है, अगर आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं तब। तो शरीर का वजन एक पैर पर ज्यादा पड़ता है। आगे चलें। और शरीर एक तरफ झुका हुआ दिखता है, सीधी सी बात है, हमें इमेज में दिख भी रहा है। सावधानियां भाई, कैल्शियम युक्त आहार लेना चाहिए, अगर आप नहीं ले रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। और एक ही तरफ भार पकड़कर लंबे समय तक बचना चाहिए, तो ये सावधानियां बरतनी है आपको। ठीक करने के उपाय क्या, लगातार व्यायाम कीजिए, योग करना चाहिए, तैराकी कीजिए और त्रिकोण आसन कीजिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, खेलों में महिलाओं की भागीदारी के शारीरिक लाभ बताइए। भाई जो महिलाएं हैं वो खेलों में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनको उनके शारीरिक लाभ क्या देखने को मिलेंगे। सीधी सी बात है भाई, मांसपेशियां मजबूत होंगी, हृदय प्रणाली जो हार्ट सिस्टम है वो सुधार, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, मोटापे से नियंत्रण मिलेगा और हड्डियों का घनत्व बढ़ेगा, मतलब कि हड्डियां मजबूत होंगी। समझ आया। तो ये आप बातें बता सकते हो कि भाई महिलाएं जो पार्टिसिपेट करती है खेल में उनको शारीरिक लाभ क्या मिलेंगे, ठीक है। इसको आप एक्सप्लेन कर देना कि भाई अगर महिलाएं खेलों में भागीदारी करती हैं, पार्टिसिपेट करती है, तो उनकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं और आने वाले प्रतियोगिता खेलों के लिए तैयार रहती हैं और उनका शरीर स्वस्थ रहता है। तो ऐसा आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, खेलों में महिलाओं की भागीदारी के मनोवैज्ञानिक लाभ क्या होते हैं। मनोवैज्ञानिक समझ लो कि व्यवहार से जुड़े हुए लाभ, ठीक है। मनोवैज्ञानिक समझ लो तुम व्यवहार से जुड़े हुए लाभ, व्यवहार से जुड़े लाभ या उसके व्यवहार में क्या लाभ आएंगे, ये आपसे पूछा है। देखो व्यवहार या पर्सनैलिटी की बात कर लो तो पहला, अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी बनते हैं खेल के अंदर महिलाएं, तो मनोवैज्ञानिक लाभ में पहला बताओगे तनाव प्रबंधन। अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका जो स्ट्रेस है वो मैनेज रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, स्ट्रेस मैनेज रहेगा। देखो अब ये भी क्या व्यवहार से जुड़ा हुआ है, जिसको तनाव होता है उस बंदा चिड़चिड़ा रहता है, उदास सा रहता है, तो तनाव जो है जो उसके माइंड में है भाई, ठीक है, वो तनाव खत्म हो जाता है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है, उसको मैनेज हो जाता है वो। उसके बाद आत्मसम्मान बढ़ता है, ठीक है, बंदा अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत से देखने लग जाता है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है फिर बाद में, अगर वो खेल में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, और उसके खुद की इज्जत बढ़ जाती है, उसके अपने आप में वो खुद की इज्जत करने लग जाता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और नेतृत्व की भावना का विकास होता है महिलाओं के अंदर। समझ रहे हो, ये आप लिख सकते हो कि भाई मनोवैज्ञानिक लाभ क्या क्या है। स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, अगर महिलाएं खेल में पार्टिसिपेट करती हैं, भागीदारी बनती हैं, तो जो उनको तनाव होता है उससे उनको छुटकारा मिलेगा। खेलों में भागीदारी करने से वो अलग अलग प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती है, जिससे वो बाकी लोगों से मिलती हैं, जिससे उनको एक आत्मसम्मान की भावना महसूस होती है। आत्मविश्वास, जब वो जब महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी किसी खेल में, टूर्नामेंट में, तो उनके अंदर आत्मविश्वास का विकास होगा। कैसे होगा भाई, वो अलग अलग टीम से पार्टिसिपेट कर रही हैं, जीतेंगी, जीतने के बाद उन्हें आत्मविश्वास आएगा। और सीधी सी बात है भाई, खेल खेल रही हैं, भागीदारी बन रही है, ऑब्वियस सी बात है कि मान लो अगर वो भी लीड नहीं कर रही है तो कोई दूसरा बंदा लीड कर रहा है, मतलब कोई दूसरी महिला लीड कर रही है टीम को, तो उसको देख देख के भी सीख रहे हैं भाई किस प्रकार से टीम को हैंडल करा जाता है। या खुद बनेंगे तो वो तो अच्छी बात है, तो इससे पूरी तरीके से उनका नेतृत्व का विकास होगा। तो ये मनोवैज्ञानिक लाभ है। अब सामाजिक लाभ भी पूछ ले जाते हैं भाई, तो मनोवैज्ञानिक शारीरिक सामाजिक लाभ, एक क्वेश्चन तो पक्का आ सकता है एग्जाम में। देखो भाई, अगर सामाजिक लाभ की बात करूं तो संप्रेषण कौशल में वृद्धि होती है। संप्रेषण कौशल तुम ये समझ लो कि संप्रेषण कौशल मतलब कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि होती है। क्यों, जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो आप टीम के साथ बात नहीं करोगे, टीम के जो मेंबर से बात करोगे ना उनके साथ, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी और अच्छे संबंध बनते हैं आपके पार्टिसिपेशन जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ, और सहयोग में वृद्धि होती है। मतलब कि आपके अंदर कोऑपरेशन की भावना, सहयोग की भावना में वृद्धि होती है, आप दूसरे की मदद करना सीख जाते हो, अच्छे रिलेशन कैसे बनाने सीख जाते हो, है ना, और कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो जाती है। तो ये क्या आपके सामाजिक लाभ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रथम रजो दर्शन का क्या अर्थ है। आपसे पूछा है कि भाई प्रथम रजो दर्शन क्या है। देखो भाई, तो प्रथम रजो दर्शन ये होता है कि लड़कियों को पहली बार मासिक रक्तस्राव आना, और ये जो रक्तस्राव होता है ये हर 26 से 28 दिन के अंतराल पर होता है, ये मासिक धर्म कहलाता है। देखो भाई, प्रथम रजो दर्शन ये होता है कि भाई
पहली बार रक्त का स्राव होना, ठीक है, महिलाओं में, क्योंकि हर 26 से 28 दिन के अंतराल पर यह आता है। तो पहली बार जब रक्त का स्राव होता है, मासिक रक्त का स्राव होता है, उसको हम बोलते हैं प्रथम रज्जो दर्शन। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, और ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना अगर ये किसी, मान लो किसी महिला को प्रॉब्लम है भाई कि अगर मासिक धर्म में दिक्कत आ रही है, ये 26 से 28 दिन का जो अंतराल है बढ़ रहा है या घट रहा है, तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो आगे जो महिला होती है उनको माँ बनने में दिक्कत आ सकती है, तो ये बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। और किशोरियों में जो मासिक धर्म की शुरुआत है वो लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु तक के बीच में हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एमसीक्यू में कई बार आया है ये, ध्यान आपको रखना है कि भाई 12 से 14 वर्ष की आयु में के बीच ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और मासिक धर्म की अवधि 3 से 7 दिन तक होती है। 26 से 28 दिन का अंतराल तो है ही कि भाई 26 से 28 दिन में ये आता है, और जब आता है तो वो 3 से 7 दिन तक का रहता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और आयु बढ़ने के अनुसार धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, महिलाओं की एज बढ़ती है, वैसे वैसे ये अवधि घट जाती है, 3 से 7 दिन वाली घट जाती है। और ये प्रक्रिया लगभग 40 से 50 वर्ष की आयु तक चलती है। 40 से 50 वर्ष की आयु तक ये मासिक धर्म का होना ये चलता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं भाई, असामान्य मासिक धर्म का क्या अर्थ है और इसके प्रमुख कारण और प्रभाव बताइए। तो आपसे पूछा है कि असामान्य मासिक धर्म क्या है। देखो, मासिक धर्म मैंने बता दिया, रक्त का स्राव होना 26 से 28 दिन में होता है, लेकिन असामान्य मासिक धर्म क्या है और इसके प्रमुख कारण क्या है और प्रभाव आपको बताने हैं। देखो, तो मासिक धर्म में क्या भाई, अनियमितता ही क्या है, असामान्य मासिक धर्म कहलाता है। अगर इस मासिक धर्म में 26 से 28 दिन का जो अंतराल है, ये अगर गड़बड़ा रहा है, बिगड़ रहा है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, इसमें अनियमितता आ रही है, तो ये असामान्य मासिक धर्म कहलाता है। और इसमें जो मासिक धर्म वो नियमित अंतराल पर नहीं होता है, 26 से 28 दिन के बाद वो नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें अनियमितता आ गई है, तो ये आपका असामान्य मासिक धर्म है। कारण क्या हो सकता है कि भाई खान पान में कमी हो रही है, कोई बीमारी हो सकती है, या अनुवांशिक, मतलब पेरेंट्स में भी कोई दिक्कत थी ऐसी, तो वो उस उनकी लड़की में भी आ गई है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है, महिला में भी आ गई है, ये कारण हो जाएंगे। और महिला खिलाड़ियों पर जो असामान्य मासिक धर्म उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, देखो, असामान्य मासिक धर्म ये तो ठीक है भाई, समय अंतराल टाइम पे नहीं आया, या मान लो आया तो ज़्यादा रक्त का स्राव हो गया, ज़्यादा रक्त का स्राव हो गया, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो शरीर में खून की कमी होना, शरीर में कंपन महसूस होना कि भाई देख रहे कुछ लोग काँप रहे होते हैं बिना मतलब के, तो वो बिना मतलब के नहीं काँप रहे होते हैं, उनके शरीर में ऑटोमेटिकली कंपन पैदा हो रखा होता है। वही बात है, शरीर में कंपन महसूस होना ये प्रभाव होता है। खिलाड़ी का जल्दी थक जाना, चिड़चिड़ापन होना और बेचैनी होना, तो ये बेसिकली प्रभाव रहते हैं, ध्यान आपको रखना है। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर तो तुम डबल ट्रिपल स्टार जितना लगा लो, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जो आता ही आता है। ठीक है, तो महिला एथलीट त्रे से क्या अभिप्राय है। महिला एथलीट त्रे, देखो भाई, तो महिला एथलीट त्रे में ना 3 चीज हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं अस्थि सुशीलता, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं ऋतुरोध। तीसरा हम पढ़ते हैं भोजन संबंधी विकार। समझ आ गया। देखो, तो जो महिला एथलीट त्रे है ना, ये शारीरिक समस्याओं का एक लक्षण है। जो शारीरिक समस्या होती है खिलाड़ी के अंदर, 3 मैंने बता दिए कौन कौन से हैं। ये समस्या बहुत ही गंभीर है, जिसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और महिला को जीवन भर झेलने पड़ते हैं, और कई बार इसके कारण महिला की मृत्यु तक हो सकती है। इतना घातक ये होते हैं, ध्यान आपको रखना है। देखो, अगर मैं अस्थि सुशीलता की बात करूं, तो आपको ध्यान रखना है अस्थि सुशीलता के हड्डियों से रिलेटेड है। जो अस्थि सुशीलता वाली समस्या है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कह रहे हैं, ये हड्डियों से संबंधित एक रोग है। ये को पता होना चाहिए। इसमें हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि भाई अगर उनको हल्का सा झटका दिया तो वो टूट भी सकती हैं, और ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ही ज़्यादा होती है। कारण क्या है भाई, हार्मोन से कारण हो सकता है, आहार में कैल्शियम की कमी के कारण ये हो सकता है, और मासिक रजोरोध के कारण भी हो सकता है। भाई जो प्रथम रजोदर से मैंने आपको बताया ना, उससे मैंने आपको मासिक धर्म भी बताया, तो मासिक धर्म के कारण भी हो सकता है। और नशा कोई करती है महिला या करता है तो भी ये हो सकता है। आगे चलूं, तो दूसरा समस्या है त्रे की बात करते हैं तो 3 समस्याएं। पहली बात कर ली ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरी ऋतुरोध है। तो ऋतुरोध है जिसको हम रजोरोध भी बोलते हैं, भाई ध्यान रख लो। तो ऋतुरोध जो है महिलाओं में वह अवस्था होती है जिसमें प्रजनन योग्य आयु होने के बावजूद भी उनमें रक्त मासिक स्राव नहीं होता है। ऋतुरोध या रजोरोध क्या है कि उनकी प्रजनन योग्य आयु हो गई है, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं,
लेकिन फिर भी क्या है, रक्त का स्राव नहीं हो रहा है। मासिक स्राव का मतलब है कि जो 26 से 28 दिन के अंतराल पर जो होता है, कब, जब आपके प्रजनन की आयु हो जा रही है। प्रजनन की आयु होने के बावजूद भी अगर ये नहीं हो रहा है तो वो दिक्कत है। ठीक है, ऋतुरोध वाली प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं। किसी महिला का मासिक धर्म 3 महीने या उससे अधिक समय तक के लिए रुक जाता है तो भी दिक्कत है, उसको भी ऋतुरोध बोलते हैं, हम ध्यान रखना। अब इसके कारण क्या है, वही असंतुलित आहार लेना, कम कैलोरी वाला भोजन खाना, हार्मोन्स में बदलाव हो जाना, या अधिक व्यायाम कर लेना। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी दिक्कत हो जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऋतुरोध होता है। ठीक है, ऋतुरोध के प्रभाव, महिला अक्सर तनावग्रस्त रहती है, खेल के प्रदर्शन में गिरावट आती है, महिला गर्भधारण नहीं कर पाती। सही बात है, मासिक स्राव ही नहीं हो रहा है, ठीक है, टाइम पूरा हो चुका, जब भी नहीं हो रहा तो ये गर्भधारण कहाँ से करेगी, ध्यान रखना है। तो गर्भधारण नहीं हो पाता है, महिला में रक्तहीनता की समस्या देखने को मिलती है, और महिला में थकान का अनुभव भी होता है। तो ये प्रभाव रहते हैं ऋतुरोध के। अब भोजन संबंधी विकार क्या है, ठीक है, तो कोई अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भोजन संबंधी विकार क्या है। बाकी नॉर्मली जो है ये महिला एथलीट तरह के साथ ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो भोजन संबंधी विकार तीसरी जो समस्या वो बता रहा हूं मैं। तो जब व्यक्ति सामान्य, देखो भोजन संबंधी विकार यानी कि बीमारी कैसे भोजन से रिलेटेड है, तो सीधी सी बात है, जब बंदा कम खाना खाए, ये कम से बहुत ज्यादा खाना खाने लग जाए तो भोजन संबंधी विकार वो होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, इसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसको हम क्षुधा अभाव बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद है बुलिमिया, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अतिक्षुधा, क्षुधा अभाव अतिक्षुधा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्षुधा अभाव, बुलिमिया, अतिक्षुधा। तो इनके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी क्षुधा अभाव। तो इस योग से जो पीड़ित व्यक्ति है ना, वो अपने शारीरिक भार को कम करने के लिए, भाई उसका वेट बढ़ गया, भार बढ़ गया, उसको कम करना चाह रहा है, तो इसके उद्देश्य से क्या करता है, भोजन की मात्रा बिल्कुल खत्म कर देता है। ये जो खाना है वो बिल्कुल क्या कर देता है, कम कर देता है। खाना क्या कर रहा है, बिल्कुल कम कर दे रहा है। ठीक है, जिसके कारण वो बिल्कुल दुबला पतला दिखने लग जाता है, और वजन कम करने के लिए वह कई गलत तरीके भी अपना लेता है। कोई मेडिसिन खा ले या खाना बिल्कुल ही ना खाए। ठीक है, अब जिससे क्या उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, समझ आ गया भाई। ठीक है भाई, ऐसे खाता फिर लगातार उल्टी वगैरह करना, ये सब एनोरेक्सिया नर्वोसा में ही आता है कि भाई दुबला पतला कि भाई भार बढ़ गया है, अलग ही मन में चल रहा है कि भाई मैं मोटा हो गया हूँ, मेरा भार बढ़ गया है, तो वो बंदा अलग अलग तरीके हथकंडे अपनाता है भार को कम करने के लिए। ठीक है, तो वो खाने की मात्रा बिल्कुल घटा देता है। बुलिमिया की बात करूं तो ये खाने से संबंधित विकार है, बता चुका हूँ। इसमें जो अगर बुलिमिया से जो ग्रसित व्यक्ति है वो अत्यधिक रूप से भोजन करता है। अत्यधिक रूप से भोजन का मतलब है ज्यादा भोजन करता है। ठीक है, कि भाई इसको समाज में कोई कह दे कि यार तू तो कितना पतला हो गया है, ठीक है, तो बड़ा दुबला पतला दिख रहा है, तो बंदा अपने ऊपर दिल पे चोट ले लेता है। वो तो क्या करता है, कम या नॉर्मल खाने से बहुत ज्यादा खाना वो खाने लग जाता है, तो ये बुलिमिया है। ठीक है, थर्ड चैप्टर की बात करूं, योग का क्या महत्व है और नियमित योग करने के क्या लाभ होते हैं, आपसे पूछा गया है। योग क्या महत्व क्या है और नियमित योग करने के लाभ क्या है। देखो, शरीर मजबूत बनता है भाई योग करने से। ठीक है, और शरीर को शुद्ध करता है। सीधी सी बात है, अगर तुम रेगुलर योग कर रहे हो तो तुम्हारा शरीर क्या रहेगा भाई, शुद्ध रहेगा। क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा। आपकी जो आसन विकृति है वो ठीक होती है। आसन विकृति पीछे पड़ के आए हैं, अगर आप करते हो योग तो आपकी आसन विकृति वो ठीक हो जाएगी। अब आसन में आपको वही करना है जो आपको ठीक कर दे, ध्यान रखना है। और योग के द्वारा शरीर लचीलापन बढ़ता है। सही बात, आप योग करोगे, योग के अंदर जितने भी आसन है वो करते रहोगे तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी। मोटापा कम होता है, योग करने से मनुष्य का स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आते सुधरता है। और योग मानसिक तनाव को भी कम कर देता है, डिप्रेशन वगैरह है, चिंता वगैरह, उसको भी कम कर देता है। अब जीवन शैली से संबंधित रोग कौन कौन से हैं, तो मोटापा है, मधुमेह है, अस्थमा है, उच्च रक्तचाप है, पीठ दर्द और गठिया है। ठीक है, तो जीवन शैली से लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो रोग है, कौन कौन से 5 रोग हैं आपके वो जो सिलेबस में दे रखे हैं, और 5 में से 4, 1 2 3 4, 4 इंपॉर्टेंट है, पीठ दर्द गठिया वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछ सकता है कोई सा भी एक। समझ आ गया, तो ये क्या है अपने, ये क्या है भाई, ये अपने जीवन शैली से संबंधित 5 रोग हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको बारी बारी देखेंगे, किसको छोड़ देंगे बस।
पीठ तो गठिया को छोड़ दें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या देखेंगे भाई मोटापा क्या होता है और इसको मोटापे को कम करने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए, सिर्फ करने चाहिए बताऊंगा। अगर आपको जानना है कि भाई वो आसन कैसे होता है, करते वक्त कौन कौन सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या फायदा मिलेगा, तो भाई मैंने इस चैप्टर को काफी डिटेल में करा रखा है, सारे आसन बताए हैं, आपको वीडियो चला चला के दिखाया, मतलब मैंने पीछे उस योग को कैसे करते हैं मैंने आपको कर करके दिखाया वहां पर, ठीक है, मतलब कि किस प्रकार से करते हैं विजुअलाइज कराया है। तो आप उस वीडियो को देख लेना भाई, प्लेलिस्ट में चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, आप सर्च भी कर लेना योग चैप्टर भाई एकलव्य स्टडी पॉइंट, तो आपको मिल भी जाएगा, या आप सर्च भी करोगे तो पहले नंबर पे वीडियो आ जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। तो भाई पहले हम बात करते हैं मोटापे की। देखो तो मोटापे एक ऐसी स्थिति है जो शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है, वसा यानी जब फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको मोटापे बोल देते हैं, ठीक है। तो कब होती है, जब जिसमें हमारे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है, और मोटापे के कारण बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि भाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप, जोड़ों का दर्द होना, है ना, मधुमेह और उच्च रक्तचाप तो पढ़ना ही है ना। बाकी ये मोटापे के कारण ही होती है, सीधी सी बात है, मोटापे के कारण ही आपको पक्का प्रॉब्लम देखने को मिलेगी मिलेगी, और जोड़ों में दर्द होगा, क्योंकि जोड़ों पे इससे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। जब वो मोटापे के शिकार हो गए हो तो जोड़ों पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। और ये मोटापे से बचने के लिए क्या है, ये आपके लाभदायक आसन है। तड़ासन है, कटी चक्रासन है, पवन मुक्त आसन है, मत्स्यासन है, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन और धनुरासन, उष्ट्रासन। ये क्या है भाई, देखो अब सारे आप कर पाओ तो अच्छी बात है। बाकी आप एक चीज क्या करोगे, ये देखना कि तीनों चारों बीमारियों के अंदर कौन से आसन कॉमन है, आप बेसिकली वो पढ़ने की कोशिश करना। एग्जाम में बहुत कम चांस है कि आपसे नाम लेके पूछे, बाकी आपसे बीमारी पूछता है और बोलते हैं कि भाई इसको ठीक करने के लिए कोई एक आसन बता दो या दो आसन बता दो, तो आपको कॉमन वाले आसन छाट लेने और एक दो अलग से भी करना है तो आप कर लो, सबको आसानी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी पढ़ने आपको सारे चाहिए, ठीक है। आगे चलें, मधुमेह की बात कर लेते हैं भाई। क्या भाई मधुमेह, मधुमेह आपको होता है डायबिटीज, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। मधुमेह देखो, मधुमेह कब होगा, तो मधुमेह रोग में क्या होता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज तुम समझ सकते हो कि भाई शुगर की मात्रा बढ़ जाना, क्या शुगर की मात्रा बढ़ जाना, ठीक है, किसकी मात्रा बढ़ जाना, शुगर की मात्रा बढ़ जाना। ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, जो हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में तो बदलता है, जो हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, वहां तक जाता है, उनको एनर्जी मिलती है, हम उसको यूज कर पाते हैं, जैसे हम जो चल फिर पा रहे हैं। तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ये खाना हम खाते हैं वो हमारे रक्त में जाता है, और रक्त के बाद वो सेलों में जाता है यानी कोशिकाओं में जाता है। लेकिन जो ये मधुमेह कब होता है, जब रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और ग्लूकोज यहाँ पर तुम समझ लो शुगर से है, कि शुगर की मात्रा बढ़ जा रही है। और इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण क्या है, गलत जीवन शैली और खान पान। तुम दबा के ऐसा खाना खा जिसमें शुगर ही शुगर है, ठीक है, तो वो तुम्हारे रक्त में शुगर बढ़ जाएगा, सबको डायबिटीज हो जाएगी, और बहुत बेकार चीज़ है डायबिटीज, ध्यान रखना। अगर आपको बड़े लेवल पर हो गई तो किडनी वगैरह में दिक्कत आ जाती है इससे। अब क्या है, जिस कारण इंसुलिन की मात्रा असंतुलित हो जाती है। देखो क्या होता है ना कि जब आपका शुगर लेवल बढ़ता है, कह लो कि रक्त में शुगर बढ़ता है, तो कंट्रोल कौन करता है, इंसुलिन कंट्रोल करता है उसको। इंसुलिन क्या करता है, मदद करता है किस चीज में, कि भाई शुगर की मात्रा जो है ये रक्त में ना हो, इसको इक्वलाइज करता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, लगातार हम खान पान ऐसा खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, शुगर ही शुगर है, तो इस वजह से क्या होता है, इंसुलिन भी गड़बड़ा जाता है, इंसुलिन की मात्रा असंतुलित हो जाती है। इसको पता नहीं चलता भाई कब इंसुलिन इंसुलिन स्राव करना है और कब नहीं करना है, तो इंसुलिन की मात्रा असंतुलित हो जाती है, तो ये आपकी मधुमेह रोग हो जाता है। अब मधुमेह दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, बस इतने आपको जानना है, ठीक है। मधुमेह के लक्षण क्या है, थकान हो जाना, प्यास बढ़ना, भूख लगना, धुंधला दिखाई देना, गुर्दा खराब हो जाना, हृदय वाहिका की बीमारी का हो जाना आपको, ठीक है, ये वाली, वजन घटना लगातार, और पेशाब का बार बार आना, ये आपकी डायबिटीज के लक्षण है। कारण क्या है मधुमेह के, गतिहीन जीवन अवस्था, मतलब कि बढ़िया कोई एक्सरसाइज करनी नहीं है, पड़े रहते हो दिन भर, वो वाली गतिहीन जीवन है आपका, तो बीमारियों की वजह से हो सकता है, ठीक है। और मोटापे की वजह से हो सकता है, भार का बढ़ना, और तनाव और चिंता की वजह से भी आपको मधुमेह हो सकता है, समझ रहे हो, ध्यान रखना है। मधुमेह के लिए लाभकारी आसन है कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंग, सलभासन, धनु,
सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन ए और अर्ध मत्स्येंद्रासन, देन आपका मंडूकासन, गोमुखासन, योग मुद्रासन, उष्ट्रासन, कपालभाति। ये क्या है? मधुमेह के लिए आसन है। अस्थमा की बात करते हैं हम। अस्थमा आपकी श्वास नलिकाओं से रिलेटेड क्या है? आपकी एक बीमारी है, ध्यान रखना है। इसमें जो श्वास नलिका है, जहाँ से आप सांस ले रहे हो, ठीक है, सांस लिया पूरी जो ये ट्रांसफर हो रही है मेरे फेफड़ों तक, ये श्वास नलिकाओं के माध्यम से हो रही है, ठीक है। तो श्वास नलिकाओं में क्या हो जाना? सूजन आ जाना। क्या आ जाना भाई? सूजन आ जाना। अस्थमा में क्या होता है कि श्वास नलिकाओं से संबंधित होती है और ये श्वास नलिकाओं में सूजन ला देती है, जिससे जो है ये जो श्वास नलिका बहुत सेंसिटिव बन जाती है, संवेदनशील हो जाती है। और कोई भी तुम ऐसी चीज खा रहे हो, कोई भी तीखी चीज आपको लगेगी तो बड़ा दर्द होगा, ठीक है। और किसी भी प्रभावित करने वाली चीज के स्पर्श से आपकी श्वास नलिका में कुछ भी चीज स्पर्श होगी, ठीक है, तो आपको बहुत तीखी प्रतिक्रिया करती है। तीखी प्रतिक्रिया का मतलब आपको दर्द होगा काफी, जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इसमें भाई खांसी का दौरा होना, बार बार खांसी आ रही है, दिल की धड़कन बढ़ना, सांस की रफ्तार बढ़ना, बेचैनी होना, सीने में जकड़न होना, थकावट, हाथों पैरों और कंधों में पीठों में दर्द होना, अस्थमा के लक्षण है ये सारे, ठीक है। और अब भाई रीजन पता होने चाहिए तुम्हें कि भाई ये अस्थमा हो क्यों जाता है। धूल की वजह से, भाई तुम ऑक्सीजन तो ले रहे हो, वो धूल जा रही है तुम्हारे श्वास नलिकाओं में, धुएं की वजह से, वायु प्रदूषण की वजह से, अनुवांशिकता मतलब पेरेंट्स में था तुम्हारे में आ गया। परागकण, परागकण भाई फूलों वगैरह का होता है, ठीक है, जो कि दूसरे पौधे पर जाके टिक जाता है। एक पौधे से क्या वो दूसरे पर टिक जाता है। तो कई बार मान लो तुम श्वास ले रहे हो तो चले गया श्वास नलिकाओं में, ये भी हो सकता है। जानवरों की त्वचा के बाल से भी ये आपको दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना है। पंख की वजह से भी हो सकता है। जानवरों की त्वचा के बाल या पंख अगर आपने श्वास नलिकाओं के माध्यम से ग्रहण कर ली, सांस लेते ग्रहण कर ली, तो आपको यहाँ पर आपको जो श्वास नलिका है पूरी, वहां पर दिक्कत आ सकती है, सूजन हो सकती है। तो आपको अस्थमा की बीमारी हो सकती है, भाई सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी वहां पर। अस्थमा को खत्म नहीं किया जा सकता, पहली बात तो ये ध्यान रखना, लेकिन इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। एक मशीन भी आपने देखी होगी लोगों की, है ना। सुखासन, वक्चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्येंद्रासन, ठीक है। अगर आप इसको लगातार करते हो तो आप अस्थमा पर कंट्रोल पा सकते हो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अस्थमा के लिए क्या है, ये आपके आसान हो जाएंगे, आप देख लेना। उसके बाद अब बात हम करते हैं हम उच्च रक्तचाप की। क्या? उच्च रक्तचाप की। तो उच्च रक्तचाप क्या आज एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ध्यान रखना है, बहुत बड़ी समस्या है। और ज़्यादातर ये उम्र बढ़ने के साथ होते हैं, लेकिन अब भी जो युवा है, जो यूथ है अपना, वो भी जैसे मतलब मेरी एज के या आपकी एज के, वो भी क्या है, इससे परेशान है। लेकिन मैं परेशान हूँ, टेंशन मत लो। इसका मुख्य कारण क्या है? गलत जीवन शैली, गलत लाइफस्टाइल, ठीक है। और इस बीमारी में धमनियां और सिराएं संकुचित हो जाते हो। ब्लड प्रेशर क्या है? आपको पता है, आपका जो हार्ट है वो पंप करने का काम करता है। क्या पंप करेगा? तो आपका जो खून है वो पूरी बॉडी तक जाता है, धमनियों और सिराओं के माध्यम से ये काम होता है, ठीक है। देखो आपका जो रक्त है वो हार्ट पंप करता है, तो आपका हार्ट पूरे बॉडी में जो है वो जाता है ब्लड, ठीक है। लेकिन वापस ब्लड भी तो आएगा, वापस ब्लड भी तो आएगा, वो सिराओं के माध्यम से आता है और जाता पूरी बॉडी में धमनियों के माध्यम से है, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है, अब यूँ कह लीजिए आपको उच्च रक्तचाप हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इस बीमारी में धमनियां और जो सिराएं हैं वो पतली हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। ये बीमारी में आपको ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ सकता है भाई उच्च रक्तचाप में यानी हाई ब्लड प्रेशर में क्या हो जाता है, धमनियां और सिराएं संकुचित हो जाती है, यानी पतली हो जाती है। और जब हृदय धड़कता है और रक्त पंप करता है, मैंने बताया हार्ट धड़केगा, पंप करेगा, तो रक्त वाहिकाओं पर ज्यादा दबाव पड़ता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। सीधी सी बात है, आपका दिल धड़क रहा है, पंप हो रहा है, इसका मतलब आपका जो रक्त है और रक्त वाहिका है, मतलब कि ये धमनियों और सिरा की आपकी रक्त वाहिकाएं हैं, इस पर दबाव पड़ता है, यानी ये पूरी बॉडी में रक्त पहुंच जाती है, इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। लेकिन अभी ज़्यादा बड़ा हो जाए, भाई रक्त ज़्यादा पंप हो जाए या आपका जो ब्लड प्रेशर है दबाव ज़्यादा पड़ जाए, तो ये आपके यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, इसको हम बोलते हैं क्या, हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, तो जब हृदय सिकुड़कर रक्त पंप करता है तब का दबाव सिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है, ठीक है भाई। और जब धड़कनों के बीच आराम की स्थिति होती है, जब हृदय धड़कन जो होती है उसमें जब आराम की स्थिति होती है, तो उस दबाव को हम डायस्टोलिक रक्तचाप कहते हैं।
जब हृदय सिकुड़कर पंप करता है, देखो ऐसे पंप कर रहा है, तो उस दबाव को हम सिस्टोलिक दबाव कह रहे हैं। लेकिन जब धड़कनों के बीच आराम की स्थिति होती है, उस दबाव को बोलते हैं, दबाव होता ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक रक्तचाप। ठीक है। और रक्तचाप को, जो ब्लड प्रेशर आपका मिलीमीटर और मरकरी यानी HG में मापा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और सामान्य व्यक्ति का जो आपका ब्लड प्रेशर होता है या रक्तचाप होता है वो 180 पर 80 होता है, यानी कि 180 मिलीमीटर पर 80 मरकरी होता है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ाहट आ गई है, 120 से कम हो गया, 120 से ज़्यादा हो गया और ये 80 से कम ज़्यादा हो गया, तो यानी कि उसका रक्तचाप बिगड़ गया है। तो यहाँ पर यही लिखा है, अगर रक्तचाप 140 पर 90 हो जाता है, 140 पर 90 मिलीमीटर और मरकरी हो जाता है, या उससे अधिक हो जाता है, देख लो ना, 140 से 120 हो गया, 80 से 90 हो गया, तो इसे हम बोलते हैं उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और उच्च रक्तचाप से बचने के लिए ये सब योग आसन आपको करने चाहिए। नियमित रूप से तड़ासन करना चाहिए, पवनमुक्त आसन करना चाहिए, वज्रासन करना चाहिए, अधचक्रासन करना चाहिए, भुजंगासन और स्वासन करने चाहिए। ये क्या है, उच्च रक्तचाप के लिए क्या है, योग है, योगासन है, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की। तो फोर्थ चैप्टर से जो आपका पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी है कि भाई पैरालंपिक्स का वर्णन कीजिए। तो पैरालंपिक्स का वर्णन आपको करना है। तो देखिए भाई, पैरालंपिक्स आपको पता हो किस लिए होते हैं, जो कि शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति होते हैं, उनके लिए बेसिकली पैरालंपिक कराया जाता है। ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है, यानी कि मैं कहूँ तो जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उनके लिए पैरालंपिक्स होता है। और सबसे पहले पैरालंपिक्स जो हुए थे 1960 में हुए थे, कहाँ पर, रोम में हुए थे। और इसमें 23 देशों के 400 विकलांग खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है भाई, तो 1960 में जब हुए थे तो 23 देशों ने पार्टिसिपेट करा, उसमें से 400 खिलाड़ी थे मैं कहूँ तो। ठीक है, 400 विकलांग खिलाड़ी थे इन 23 देशों से। ओके, और इन खेलों का जो इन खेलों को ओलंपिक खेलों के समरूप ही माना जाता है। ये नहीं कि भाई पैरालंपिक है तो ये ओलंपिक्स की थोड़े निचले दर्जे के, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ओलंपिक खेलों को दर्जा मिलता है, सेम ही दर्जा इस पैरालंपिक को भी दिया जाता है। और इन खेलों का मुख्यालय कहाँ पर है, वोन जर्मनी में है। ठीक है भाई, यानी खेलों का मुख्यालय यानी कि पैरालंपिक्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वोन जर्मनी में है। जर्मनी, वोन जो है जर्मनी में एक जगह है, ध्यान आपको रखना है, वहीं पर ही क्या है, यहाँ पर इनका मुख्यालय है। तो पैरालंपिक्स के बारे में आप बता दोगे। अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आता है वो आता है भाई, खेलों में वर्गीकरण और विभाजन से आप क्या समझते हैं। खेलों में वर्गीकरण और विभाजन से आप क्या समझते हैं। देखो भाई, तो वर्गीकरण और विभाजन यहाँ पर दो अलग अलग चीज है। ये क्या, अगर मैं बात करता हूँ खेलों में वर्गीकरण की, तो यहाँ पर जब वर्गीकरण करते हैं वो हम उनकी अक्षमता के हिसाब से, अक्षमता क्या लो यहाँ पर मतलब कि विकलांगता के आधार पर, विकलांगता विकलांगता कि भाई किस किस प्रकार की विकलांगता है, तो उस प्रकार से हम क्या कर देंगे, बच्चों का वर्गीकरण यहाँ पर हम कर देंगे। समझ आ गया। और विभाजन किस प्रकार से करते हैं, विभाजन हम करते हैं भाई क्षमता के हिसाब से। ठीक है, एज ग्रुप के हिसाब से। समझ आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं। देखो, तो इसके अनुसार शारीरिक रूप से अक्षमता वाले खिलाड़ियों को उनकी अक्षमता के अनुसार वर्गीकृत करा जाता है। तो खेलों में वर्गीकरण का मतलब समझ रहे हो यहाँ पर, तो जैसे उनकी अक्षमता या कह लो कि जिस प्रकार की विकलांगता उनकी है, खिलाड़ी को उनकी अक्षमता के अनुसार क्या करा जाता है, वर्गीकृत करा जाता है। और इन्हें इनकी अक्षमता के अनुसार अलग अलग वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है। ठीक है, और उन्हें समान प्रतिस्पर्धा मिले, ताकि भाई देखो कहने का मतलब है वर्गीकरण हम कैसे कर रहे हैं, विकलांगता के आधार पर। ठीक है, मतलब कि भाई अक्षमता किस प्रकार की है, भाई किसी को मान लो सुनने में दिक्कत है, ठीक, किसी का मान लो चलने प्रॉब्लम है, तो अलग अलग प्रकार की विकलांगता यानी कि अलग अलग प्रकार की अक्षमता है। तो उसी सामने क्या कर दिया हमने, वर्गीकृत कर दिया और हमने वर्गों में विभाजित कर दिया। तो अब इनको वही स्पोर्ट्स देंगे या उन्हीं के साथ इनका प्रतियोगिता कराएंगे जो सेम उसी प्रॉब्लम से ग्रसित हो। तो ऐसे में क्या होगा, उनको समान प्रतिस्पर्धा मिलेगी। ये तो क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका वर्गीकरण वाला कंसेप्ट। ठीक है, अब इसमें आयु, लिंग और भार के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आपका विभाजन हो जाता है। ठीक है भाई, विभाजन क्या है, जहां पर बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार, ठीक है, आयु, लिंग और भार के आधार पर क्या करें, बांट रहे हैं, तो वो आपका विभाजन हो जाता है। ठीक है भाई, तो खेलों में वर्गीकरण और विभाजन का मतलब आपको समझ आया होगा।
अगला क्वेश्चन जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई खेलों में समावेश की अवधारणा का वर्णन कीजिए, कि खेलों में समावेश की अवधारणा का वर्णन कीजिए। देखो भाई, तो समावेशन का अर्थ होता है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को बिना किसी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ अध्ययन करने और सीखने में सक्षम बनाना। देखो, वर्गीकरण और विभाजन का कंसेप्ट तो ये होता है जो पीछे मैंने तुमको बताया कि जैसे अक्षमता है उसको वैसे दूसरे के साथ हम जो मैच कराए, टूर्नामेंट कराएं या अध्ययन कराएं, तो उसी के साथ कराए जैसा वो दूसरा व्यक्ति भी हो या बच्चा हो, ठीक है ना। तो वो तो एक अलग चीज़ है, वर्गीकरण और विभाजन वाला कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं समावेशन की, तो ये कहता है कि जो एक असाधारण बच्चा यानी कि जो अक्षमता से गुजर रहा है उसको एक सामान्य बच्चे के साथ बिठा दो जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ताकि क्या वो सीखने में सक्षम बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर समावेशन का मतलब होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, छात्रों को बिना किसी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ बैठा देना, अध्ययन कराना, अध्ययन करने और उनको सीखने में सक्षम बनाना। ठीक है भाई, ये नहीं कि अलग बैठाना है। विकलांग छात्र समान गतिविधियों में उसी स्थान पर अन्य सभी छात्रों के समान मूल्यांकन के साथ साथ भाग लेते हैं और जरूरत पड़ने पर संशोधन लागू होते हैं। कहने का मतलब है, देखो, जो विकलांग छात्र है वो समान गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेंगे जो नॉर्मल छात्र भी करेंगे, जो CWSN वाले बच्चे नहीं है, और समान तरीके से उनका मूल्यांकन होगा। ये कहता है समावेशन का अवधारणा। तो उससे फायदा क्या होगा ना, तो विकलांग छात्र वो अपने आप को कम नहीं समझेंगे उनसे। समावेशन क्यों जरूरी है, समावेशन की अवधारणा यही कहता है। अपना तर्क यहीं पर समावेशन की अवधारणा में यही कंसेप्ट तर्क दिया जाता है, बातें रखी जाती है। अवधारणा मतलब कंसेप्ट, ठीक है, कि भाई विकलांग छात्र भी अपने आप को कम नहीं समझेंगे, उन्हीं के बराबर उनको आंका जाए और वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ठीक है, हाँ, बाकी जरूरत पड़ने पर कुछ परिवर्तन लागू करे जा सकते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, समावेशन के बारे में बता रहा हूँ। जब कक्षा का एक जैसा ही वातावरण रखा जाता है तो ये छात्र उन छात्रों की तुलना में उच्च स्तर के आत्मसम्मान का प्रदर्शन करते हैं। क्या समझ रहे हो? जब भाई पूरे क्लासरूम का एक जैसा वातावरण है, ये नहीं देखा जा रहा कि वो विकलांग है तो उसके लिए अलग से फैसिलिटी नहीं। ठीक है भाई, तो जब कक्षा का एक जैसा ही वातावरण रखा जाता है तो ये जो छात्र होते हैं विकलांग वाले, उन छात्रों की तुलना में उच्च स्तर के आत्मसम्मान का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि उनको खुद एक आत्मसम्मान की भावना महसूस होती है बहुत ज्यादा उन सबसे। ठीक है, जो केवल अपनी विशेष जरूरतों के कारण ही अलग अलग कक्षाओं में अलग थलग पड़ जाते हैं। लेकिन जब समावेशन की बात करते हैं तो इससे क्या लगता है, उनके अंदर आत्मसम्मान आता है, क्योंकि वो उस क्लास में बैठे हैं जहाँ पर बाकी बच्चे भी हैं, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना आती है। और समावेशन के समर्थकों का मानना है, जो समावेश को अच्छा मानते हैं समर्थक, क्या कहते हैं भाई, कि छात्र को एक ऐसे समुदाय में बेहतर सीखते हैं जो विविध, देखभाल करने वाला और सहयोगी हो। ठीक है, तो समावेशक के समर्थक है ना, वो ये कहते हैं कि छात्र जो एक ऐसे ही समुदाय में बेहतर सीखता है जो विविध हो, यानी अलग अलग प्रकार का, यानी कि बस एक ही जैसा हो। क्यों विविध का मतलब ये हो गया कि भाई वहां पर अलग अलग टाइप्स के बच्चे बैठ रहे हैं, है ना, तो विविध हो गया, जहां पर देखभाल करने वाला और सहयोगी भी हो। ठीक है, तो समावेश का मतलब, समावेश के समर्थक यहाँ पर ये तर्क देते हैं। ये आपकी समावेशन की अवधारणा हो जाएगी। अब समावेशन की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है, ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो आत्मसम्मान बढ़ता है, इससे सामाजिकरण के गुण विकसित होते हैं, बाकियों के अंदर सहयोग की भावना बढ़ती है, संचार कौशल में सुधार होता है, मतलब लोग बच्चे कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, संवेदनशीलता बढ़ाता है, यानी कि सेंसिटिविटी बताता है कहाँ पर किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या किसी को चोट दे सकता है या किसी को बुरा लग सकता है, संवेदनशीलता बढ़ाता है, सीख जाते हैं बच्चे। ठीक है, जब समावेशन के जरिए आत्मविश्वास बढ़ता है, अपनेपन की भावना का विकास होता है और शैक्षणिक प्रदर्शन का विकास होता है। ठीक है, अगर देखो तुम जो CWSN वाले बच्चे उनके लिए एक अलग से तुम कक्षा बना दोगे, बाकी बच्चों से अलग अलग दोगे, तो अलग 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 थलग पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो बाकी बच्चे, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, CWSN वाले बच्चे नहीं होते, उनको एक अलग सा लगता है कि यार ये तो बच्चे अलग है, यार हमसे अलग है, तो वहां पर उनको परायापन लगता है। लेकिन जब हम समावेश की बात करते हैं तो हर बच्चे को अपनेपन लगता है, उन बच्चों के साथ भी तो अपनेपन की भावना का विकास होता है और शैक्षणिक प्रदर्शन का विकास भी होता है। ठीक है भाई, शैक्षणिक प्रदर्शन आप समझ सकते हो कि शिक्षा के प्रदर्शन में भी क्या होता है, सुधार होता है। समझ आ रहा है? आगे चलो। अब जो मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये वाला या जो उसके अगला बताने वाला हूँ। ठीक है, पहली कह रहा हूँ, पीछे से मिले ना मिले, लेकिन यहाँ से आपको पक्का देखने को मिलेगा। क्या कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ क्या है? ये क्या है भाई, लाभ क्या है? कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी CWSN, उन बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियां जो होती हैं उनके लाभ उनको क्या मिलते हैं? ठीक है, पहला,
जब CWSL वाले बच्चे जो हैं अगर वो खेलों में भाग लेते हैं तो उनका स्वास्थ्य में सुधार होता है। आपको ऐसे लिखना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं उनको अगर सारी गतिविधियां कराई जाती है तो उनका स्वास्थ्य में सुधार होता है। अगर आपको ऐसे ही इस पॉइंट के आगे लिख के आना है, ठीक है, डिफाइन करने के लिए। उसके बाद आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। क्या? आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। वो भी सारे क्या होगी भाई? आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। तो आपको ये लिख रहा है जो CWSL वाले बच्चे होते हैं वो अगर पार्टिसिपेट करते हैं शारीरिक गतिविधियों में उनका स्वास्थ्य सुधार तो होता ही होता है, ठीक है। उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है क्योंकि उनको अलग थलग नहीं रखा जा रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं गेम में, उनको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो उससे उनके आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। चिंता तनाव के स्तर में कमी आती है, ये भी फायदा होता है, ठीक है। लाभ है ये कि जो CWSL वाले बच्चे हैं अगर वो सारी गतियां भाग लेते हैं तो उनकी चिंता तनाव के स्तर में कमी आती है, जो उनके एक स्वास्थ्य में एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सामाजिक कौशलों का विकास होता है। सामाजिक कौशल में भाई क्या आ जाता है? आपके दोस्ती, ठीक है, दोस्ती, ईमानदारी, ठीक है, सहयोग की भावना, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके एक सामाजिक कौशल है, जो कि जब बच्चा शारीरिक गतिविधियां करेगा तो उसका विकास होगा ही होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि शारीरिक गतिविधियों में क्या होता है, सारी गतिविधियों में भाई मान लो कि स्पोर्ट्स ही खेल रहे हो, सारी गतिविधियों में तो अलग अलग बच्चों के साथ खेला जाता है ना। तो ऐसे में उसके साथ दोस्ती करेगा, कि ईमानदारी भी रखेगा भाई कि भाई कोई बेईमानी नहीं करेगा रूल्स वगैरह में, और सहयोग भी करेगा अगर किसी को सहयोग की जरूरत भी है, ठीक है। तो सामाजिक कौशलों का विकास होता है। नियमित दिनचर्या बन जाते हैं बच्चों की, उन्हें क्या करना है डेली। लाभ क्या? उनकी नियमित दिनचर्या बन जाती है कि भाई उनको ऐसे करना है, ठीक है, मतलब डेली उठते हैं उनको ये करना है या इस टाइम पर ये होना ही होना है, ठीक है। अगर डेली शारीरिक गतिविधियां हो रही हैं तो एक नियमित दिनचर्या बन जाती है, तो बच्चों को काफ़ी हेल्प करती है डिसिप्लिन रखने में, ठीक है। उसके बाद एकाग्रता वृद्धि होती है, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, ठीक है भाई। तो ये आप कितने बताए मैंने? 4 6 बताए। कोई भी 4 याद कर लो क्योंकि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अगर 5 में आएगा तो 5 लिख देना, कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए रणनीतियां। देखो मैंने बताया सारे क्लास में कुछ एक्सरसाइज आ सकती है, गेम्स आ सकती है, वो ठीक है, उसके लाभ हमने बात कर लिए पीछे। लेकिन हमें क्वेश्चन ये पूछाता है कि भाई कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है CWSL वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अगर हमें शारीरिक गतिविधियों को सुगम बनाना है कि उनको कोई दिक्कत ना आए, तो इसके लिए कौन कौन सी रणनीतियां स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। पहले जो रणनीति है वो है भाई पूर्व डॉक्टरी जांच। क्या? पूर्व डॉक्टरी जांच। भाई उसके लिए कोई गतिविधि डिसाइड करने से पहले CWSL के लिए उसकी पहले ही डॉक्टरी जांच करा लेनी चाहिए। डॉक्टरी जांच कराने से क्या होगा कि उस बच्चे के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है ज़्यादा, कि भाई उसके अंदर कोई दोस्त तो नहीं है कि उसको अगर वो करेगा तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि पूर्व डॉक्टरी जांच करा लेनी चाहिए ताकि उसके स्वास्थ्य के बारे में हमें आइडिया लग जाए और उसी के हिसाब से जो है हम सारी गतिविधि हम डिसाइड कर पाए। उसके बाद पूर्व अनुभव, उस बच्चे का पूर्व अनुभव जान लेना चाहिए। उसका पहले का अनुभव क्या रहा है, उसने पहले कोई किसी शारीरिक गतिविधि में पार्टिसिपेट करा है या नहीं करा है, करी या नहीं करी, तो उसके पुराने अनुभव को जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद रुचि, रुचि यानी कि उसके इंटरेस्ट को भी जानना है भाई। जब हम कोई शारीरिक गतिविधि तय कर रहे हैं तो पर्टिकुलर बच्चे की रुचि जाननी चाहिए। तो आपको ऐसे लिखना एग्जाम के अंदर कि अगर हमें विशेष असल बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुगम बनाना है तो हमें उसकी रुचि का ध्यान रखना चाहिए। रुचि से क्या होगा कि भाई हमें पता चल जाएगा उसको कौन सा गेम पसंद है, तो वही मतलब कौन सी गतिविधि पसंद है तो वही एक्टिविटी है, वही गतिविधि उसके लिए तय कर दी जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो? क्योंकि इंटरेस्ट के बाहर तो कुछ बात ही खत्म, इंटरेस्ट की चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद क्षमता, तो जो भी गतिविधि आप चुने, ठीक है, उसके लिए उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी क्षमता को इग्नोर नहीं करना है। जैसे उसकी क्षमता है वैसी गतिविधि आपको देनी है। उसके बाद रूपांतरित उपकरण, रूपांतरित उपकरण क्या है कि भाई जो भी आप गतिविधि चुन रहे हो उसके लिए चुन ली, तो अगर उसमें उपकरण को बदलना पड़े तो वो बदलना चाहिए, ठीक है, ताकि वो गतिविधि को अच्छे से कर पाए। उसके लिए जो शारीरिक गतिविधि है वो सुगम बन जाए, अच्छी बन जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। रूपांतरित मतलब कि जो नॉर्मल उपकरण होते हैं उसको बदल देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो यार कि फुटबॉल ही ले लेते हैं ना, फुटबॉल,
मान लो नॉर्मल फुटबॉल है, बच्चा है, उसको दिखाई नहीं देता है और फुटबॉल खेलना है, वो फुटबॉल उसको अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसे फुटबॉल लेके आएंगे या कुछ फुटबॉल में ऐसा जुगाड़ करेंगे जिसमें कुछ रिंग वाला सिस्टम हो, मतलब कुछ बैल वाला सिस्टम हो, है ना। कुछ बैल वाला सिस्टम होगा तो क्या कि भाई जहां जब फुटबॉल जाएगी वहां वहां उसको रिंग सुनाई देगी, वो बैल की आवाज सुनाई देगी, तो इससे क्या है वो खेल पाएगा, है ना। तो हमें सुगम बनाने के लिए हम क्या करना है भाई, उपकरणों को रूपांतरित कर देना है। उसके बाद उपयुक्त वातावरण। तो भाई हमें क्या करना है, जो स्पोर्ट्स हैं या जो गतिविधि हम चुन रहे हैं उस बच्चे के लिए, उसके अनुसार एक अच्छा वातावरण हमें बनाना है, एक उपयुक्त वातावरण क्रिएट करना है, ताकि उसे किसी प्रकार की परेशानी ना आए। उसके बाद रूपांतरित नियम। जरूरत पड़ने पर जो है गतिविधि को सुगम बनाने के लिए हमें नियम को रूपांतरित कर लेना चाहिए या करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई मैच 10 मिनट या 20 मिनट चलता है मान लो, अगर उसको भाई 15 मिनट कर दो या नियम में परिवर्तन कर दिया, हमने 15 मिनट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। CWSN वाले बच्चों के लिए अगर शारीरिक गतिविधि सुगम बनानी है तो नियमों को रूपांतरित कर देना चाहिए। उसके बाद अतिरिक्त देखभाल या अतिरिक्त देखभाल। तो CWSN वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि को सुगम बनाने के लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा केयर यानी कि अतिरिक्त देखभाल देनी चाहिए, ताकि उनको एक अपनापन लगे, है ना, और उनको किसी प्रकार की चोट या परेशानी से वो बाहर निकल सके, उनको अतिरिक्त देखभाल की दी जाए। ठीक है, समझ आ गया। तो ये आप बता सकते हो, मैंने कितने सारे पॉइंट बताए, मुश्किल से 4 से 5 याद कर लो आप अच्छे से। ठीक है, तो आपको समझ भी आ गया, आसान वर्ड मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया है, तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। देखो भाई, तो यहाँ पे संतुलित आहार, संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं, यानी कि बैलेंस्ड डाइट। समझ आ गया। तो देखिए भाई, संतुलित आहार की बात करूं, ये मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं या इसके तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं और इसके तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है भाई, संतुलित आहार के बारे में बात करेंगे, इसके तत्व क्या होते हैं उसकी बात हम करेंगे। ठीक है भाई, दो चीजें यहाँ पर देखो भाई, संतुलित आहार में तो पीछे ही बताया कि संतुलित आहार वो आहार होता है कि एक व्यक्ति की जो आवश्यकता है खाने की, उसके हिसाब से हमने क्या डाला है, पोषक तत्व डाले हैं, वो आपका संतुलित आहार हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं उनकी डाइट अलग होती है, जो उनको उनके ट्रेनर वगैरह ने बना के दी होती है, तो वो वही डाइट लेते हैं जो उनकी नीड है, वैसी ही डाइट लेते हैं, वैसे ही संतुलित वैसी डाइट लेते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी बॉडी के लिए, तो एक संतुलित आहार कहा जाएगा, ध्यान रखना। तो ऐसा आहार जिसमें व्यक्ति को शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। समझ तुम्हें आया। अब देखो, अब यहाँ पर पोषण की बात अगर अगला आपका जो क्वेश्चन है वो पोषण के ऊपर बनता है, और पोषण क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ कि संतुलित आहार किसे कहते हैं और उसके तत्व। तो यहाँ पर वर्ड है सभी आवश्यक तत्व, तो सभी आवश्यक तत्व की जगह तुम एक और चीज लिख सकते हो यहाँ पर कि पोषक तत्व, क्या आवश्यक पोषक तत्व। तो इन्हीं पोषक तत्व के बारे में हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो संतुलित आहार किसे कहते हैं और इसके तत्व या इसके पोषक तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आगे वही बताऊंगा। ठीक है, पोषण की, तो पोषक तत्व या पोषण क्या है, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अध्ययन है। भाई पोषण क्या है कि भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व है जिससे एक एनर्जी हमें मिलती है, उन पोषक तत्वों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। गतिशील प्रक्रिया जिसमें भोजन को खाना, पचाना, अवशोषित करना और पोषक तत्वों का उपयोग करना किसके लिए, वृद्धि और विकास के लिए, तो ये क्या आपका पोषण कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन कहा जाता है ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा कि हम वो चीज खाएं जिसके अंदर प्रॉपर क्या हो, न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हो, यानी पोषक तत्व हो। तो इन्हीं पोषक तत्वों की ही बात करनी है और इसी पोषक तत्वों की बात करी जा रही है कि संतुलित आहार है क्या और इसमें इसके तत्वों का डिटेल है वर्णन कीजिए। तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो पहले संतुलित आहार के बारे में बताओगे, देन पोषण के बारे में बताओगे, देन इसके तत्व के बारे में बताओगे। तो पोषण तत्व के प्रकार की बात करूं तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक वृद्ध पोषक तत्व और एक आपका होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। इंग्लिश में बोलूं तो मैक्रो यानी कि वृद्ध और माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। मैक्रो नाम से चल रहा है यानी ज्यादा, तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है शरीर को उनको हम बोलते हैं मैक्रो पोषक तत्व, और ऐसे तत्व जिनकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम होती है उसको बोलते हैं माइक्रो पोषक तत्व। ज्यादा वाले में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल आ जाएगा। माइक्रो में आपका विटामिन एंड खनिज आ जाएगा। ठीक है,
तो मैक्रो में बता दिया मैंने, ठीक है, यही जो माइक्रो के बारे में बता दी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो पहले हम बात करते हैं वृद्ध पोषक तत्व की, जो कि ये रहे। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार का मुख्य अंग है भाई, बिना कार्बोहाइड्रेट बात ही ना बने। और ये हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी की ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना भाई। तुम देखा होगा तुमने कि हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट की जरूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमको मिल गया है, ठीक है। और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देंगे तो वो वसा में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, यानी तुम मोटापे का शिकार हो जाओगे। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी की ऊर्जा होती है। और तुम्हें तुम्हें कैलोरी बर्न करने के लिए फिर तुम्हें एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ती है, सीधी सी बात है ना। और ये पचने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो पचने के बाद आपका ग्लूकोज में बदल जाता है, जिसको हम यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देख लो भाई, आपके एक होता है भाई साधारण कार्बोहाइड्रेट, और होता है आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। शर्करा कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, और सुक्रोज और माल्टोज के रूप में ये देखने को मिलता है, और ये पानी में घुलनशील होते हैं। स्रोत क्या है? रसीले फल, गन्ना, चुकंदर, आत्म कह रहा हूँ, आम और अनाज, ठीक है। ये क्या है आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, जो कि साधारण कार्बोहाइड्रेट, जो कि भाई पानी में घुलनशील होते हैं, ध्यान रखना। ये ग्लूकोज के फॉर्म में है, ध्यान रखना। जटिल कार्बोहाइड्रेट ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, और इनमें स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज प्रमुख है, ठीक है, ध्यान रखना। जटिल कार्बोहाइड्रेट में ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म है एक तरह से आप कह लो, ग्लाइकोजन और सेलुलोज में से नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको जानना है चैप्टर की वीडियो देखो ध्यान से अच्छे से, ठीक है। और स्रोत की बात करूँ, आलू, शकरकंद, चुकंदर, गेहूं, ये क्या है आपके जटिल कार्बोहाइड्रेट, आपको यहाँ से मिल जाता है, समझ आ रहा है। प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन एक वृद्ध पोषक तत्व बता चुका हूं। प्रोटीन हमारे जो है पाचन क्रिया संस्थान के लिए द्वारा अमीनो एसिड में बदल दिए जाते हैं। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि जो प्रोटीन है ये कि भाई हमारे पाचन क्रिया संस्थान के द्वारा जो होता है इसको अमीनो एसिड में बदल दिया जाता है। अब ये जो 23 अमीनो एसिड होते हैं टोटल, अभी देखो जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन है ये बदल किस में रहा भाई, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में, ठीक है। और ये अमीनो एसिड होते कितने हैं? टोटल 23 अमीनो एसिड ये होते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है ये 23 अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से 9 तो अमीनो एसिड हम आहार में अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि जो खाना हम खा रहे हैं, टोटल देखो शरीर में टोटल 23 अमीनो एसिड होते हैं। अब जो 9 अमीनो एसिड है ना, 23 में से 9 अमीनो एसिड वो आहार में अवश्य होने चाहिए। मतलब जब हम खाना खाते हैं उसमें जो है वैसा खाना है जब प्रॉपर प्रोटीन हो, जो कि प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में बदलेगा पाचन क्रिया द्वारा। हम जो खा रहे हो प्रोटीन हमारे शरीर में बनेगा कहाँ से? जब हम खाना खाएंगे तो उसके अंदर 9 अमीनो एसिड तो होने ही चाहिए, ठीक है। और इन अमीनो एसिड का प्रयोग शरीर के द्वारा रक्त, मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों और शारीरिक अंगों के निर्माण के लिए करा जाता है। कोई कोशिका टूट फूट गई तो वहां पर प्रोटीन ही तो काम आता है, समझ रहे हो। और प्रोटीन क्या नए उत्तकों को बनाता है। कोई उत्तक मर गया है, मृत हो चुका है, टूट फूट हो गई वहां पर, तो उसको बनाना, उसको मरम्मत करने का काम प्रोटीन का ही होता है। तो ठीक है भाई, तो 23 में से 9 अमीनो एसिड तो हमें चाहिए होता है, बाकी तो शरीर में ही हो जाते हैं। बाकी जो है 9 हमें बाहर से चाहिए होता है, वो आहार के रूप में हमें लेने होते हैं, समझ आ गया। और अम्लों के संतुलन को नियमित करता है। कहने का मतलब है कि देखो उत्तकों को बनाता बता दिया, टूटे हुए जो आपकी उत्तक है, उत्तक यानी टिश्यू, कोशिका, देखो कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की, जिससे हमारा शरीर बना होता है। कोशिका से बनता है टिश्यू, ठीक है, और टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो वही बात है, तो यहाँ पर मरम्मत करता है और जल और अम्लों के संतुलन को नियमित रखता है, यानी बराबर बैलेंस बनाकर रखता है जल की मात्रा और अम्ल यानी एसिड की मात्रा। अगर एसिड शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो। आगे चलो, प्रोटीन के स्रोत की बात करूँ तो दूध और दूध से बने पदार्थ, साबुत दालें, मांस और अन्य मांसाहारी आहार, मेवे और तैलीय बीज, ये सब से आपको प्रोटीन मिल जाता है, आना चाहिए। वसा की बात करूं तो वसा एक वृद्ध पोषक तत्व है। वसा शरीर की अनेक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। 1 ग्राम वसा में से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, पीछे बताया मैंने। और वसा हमें गर्म रखती है और कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। सही बात है ना, अगर किसी का फैट है तो मतलब कहने का समझ रहे हो, कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। और वसा जो है हार्मोन के उत्पादन में भी सहायता करता है। ये आपका वसा हो जाएगा। वसा के स्रोत की बात करूं तो वसा के 2 स्रोत होते हैं, एक पादप स्रोत, एक पशु स्रोत। वसा पादप स्रोत में आपके वनस्पति तेल, मेवे
आवाकाडो फल आ जाएगा, पशु स्रोत में मांस, मछली, अंडे, दूध और दूध से बने पदार्थ ये आपके आ जाते हैं। यहाँ से आपको वसा प्राप्त होती है। उसके बाद जल की बात करूं तो हमारा शरीर तो भाई पूरा ही जल से बना, लगभग 70% भाग, ध्यान रखना। अब बोलोगे कैसे, भाई तुम्हारा जो खून है वो भी एक तरह से पानी है, ध्यान रखना है। तो जल जो है भोजन का एक आवश्यक तत्व है। शरीर का लगभग 70% भाग जल से ही बना होता है। रक्त में भी लगभग 90% पानी ही होता है, मैंने बोला ना। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। तुम कितने गिलास पानी पीते बताना भाई, ठीक है। और जल के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं, ठीक है भाई। देखो जितने भी पोषक तत्व है वो रक्त के माध्यम से जा रही है, और रक्त में 90% पानी ही होता है, ठीक है। तो जल के माध्यम से ही जो है शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में क्या है आवश्यक तत्व पहुंचते हैं। और जल भोजन को पचाने में भी इम्पोर्टेंट है भाई, सहायता करता है। और जल हमारे शरीर के तापमान को नियमित रखता है, मतलब बैलेंस बनाकर रखता है। और जल शरीर से जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, विषाक्त मतलब जो शरीर में नहीं होने चाहिए, उसको बाहर भी निकालने में मदद यही करता है। और आपके पाचन क्रिया भी अच्छी होती है अगर आप रेगुलर पानी पीते हो, है ना, ध्यान आपको रखना है, ठीक है भाई। तो ये आपके मैक्रो पोषक तत्व तो हो गए। अब माइक्रो की बात कर लेते हैं, जो है विटामिन और खनिज की बात करनी है। तो देखो ये पूरा संतुलित आहार का टॉपिक आता है पहली बार 5 मार्क्स में, तो तुम्हें करना, अगर शॉर्ट में आ जाएगा तो कर ही लोगे भाई। या प्रोटीन के बारे में पूछ ले, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ ले, वो अलग से आ सकता है। बट मेनली 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो यही तो आपको पूरा बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है बता दिया, 2 होते हैं, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। तो विटामिन देखो भाई, तो विटामिन भोजन के वो अवयव होते हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। देखो विटामिन कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए जरूर, ठीक है, चाहिए कम मात्रा में लेकिन चाहिए जरूर। रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कार्बन के बने होते हैं। और उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, ठीक है। ये यौगिक विटामिन मतलब उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है। यौगिक मतलब कंपाउंड जो कि 2 एलिमेंट से मिलकर बना, 2 तत्वों से मिलकर बन रहा है, ठीक है, वो विटामिन। तो उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर खुद उत्पादन नहीं कर सकता, बाहर से लिया जाएगा, बल्कि भोजन के रूप में ही लेना उसको पड़ता है। 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन आपके विटामिन बी और सी आ जाएंगे। और सी का जो रासायनिक नाम है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम बताओ, तो आपको ध्यान रखना है एस्कोर्बिक एसिड। क्या एस्कोर्बिक एसिड होता है, एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है भाई, ध्यान रखना है, ध्यान रख लेना। तो बी और सी तो जल में घुलते हैं भाई, ध्यान रखना। और वसा में घुलनशील आपके विटामिन ए डी ई के, क्या विटामिन ए डी ई और के, ठीक है, वसा में घुलनशील होते हैं। मतलब वसा जो होती है जब हम खाते हैं खाना बाहर से, मतलब मुख से खाते हैं, अपने मुंह से खाते हैं, तो विटामिन ए डी ई के अगर हम ले रहे हैं तो उसको घोलेगा कौन, उसको यूज में कौन लाने में मदद करेगा, अपनी वसा या मदद करेगी। बाकी जल में तो विटामिन बी और सी घुल ही जाते हैं। खनिज लवण ये भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर के लिए लेकिन बहुत कम मात्रा में ही पड़ती है। स्थूल पोषक तत्वों के विपरीत, स्थूल मतलब जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, स्थूल पोषक तत्वों के विपरीत मानव शरीर द्वारा यह एक बहुत कम मात्रा में लिया जाने वाला एक आवश्यक खनिज भंडार है, खनिज आहार है, जो कि बहुत कम मात्रा में ही मनुष्य द्वारा लिया जाता है। स्थूल पोषक तत्व हो जाएंगे जो हमने पीछे पढ़े, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ठीक है। अब देखो ये हो गए। और एक वृद्ध खनिज लवण पढ़ लो भाई, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, तांबा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि हमने खनिज की बात करी थी, खनिज देखो कम मात्रा में चाहिए होता है लेकिन कुछ खनिज ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और कुछ ओवरऑल कम में चाहिए लेकिन कुछ % ज़्यादा चाहिए, कुछ कम चाहिए। जैसे कि वृद्ध खनिज लवण वो होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में हमें शरीर को चाहिए होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, तांबा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन ही कह रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वन शॉट वीडियो का। तो देखिए, तो गैर पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं, और किन्हीं 2 गैर पोषक तत्वों के बारे में बताइए। मतलब सारे आपको जितने होते हैं उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। आपके एग्जाम में 2 आए तो 2 ही लिख देना, 3 पूछे 3 लिख देना। चांस ज़्यादा भाई जो मैंने पीछे पढ़ाया अभी तक वही है, इसके चांस 50-50% मान लो, ध्यान रखना है। तो गैर पोषक तत्व क्या होते हैं, नाम से तो चल रहा है गैर पोषक तत्व, जिनसे हमें कोई पोषण नहीं मिलता। गैर पोषक तत्व यानी कि जिनसे हमें
कोई पोषण नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो गैर पोषक तत्व हो जाते हैं। जिनसे हमें कोई किसी प्रकार का पोषण नहीं मिलता है वो गैर पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये तत्व हमारे पाचन के लिए काफी लाभदायक होते हैं। पाचन यानी कि भाई डाइजेशन के लिए, क्या, डाइजेशन के लिए, ठीक है, समझ रहे हो, ध्यान रखना है। तो पहला जो गैर पोषक तत्व वो है फाइबर। फाइबर क्या है, तो ये एक तरह का मल, फाइबर जो होता है मल त्याग में सहायक होता है और कब्ज होने से हमें रोकता है। फाइबर कहाँ मिलेगा, हमें ताजे फलों में, ताजे फल जो खाते हैं उस उनको फाइबर, समझ लो तुम फाइबर को ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना। ताजे फल में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये मल त्याग में सहायक होता है और कब्ज होने से रोकता है, और आंतों की जो कार्य प्रणाली इंटेस्टाइन की वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो हमें कोई पोषक नहीं मिल रहा है, इससे पोषण नहीं मिल रहा है हमें, लेकिन ये क्या है, हमें बाकी चीज़ों में मदद करता है शरीर की, पाचन में, मल त्याग में सहायक होना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना। रंग यौगिक, तो रंगों से भोजन को आकर्षक बनाया जाता है, आपको पता है, आपने देखा होगा ना कई बार कुछ कलर जो, मतलब कोई फल हो गया या मान लो कोई और चीज़ होगी, उसमें नेचुरली कलर उसका वो नहीं है, लेकिन उसको वैसे ही क्या करता है, उसको आकर्षक दिखाने के लिए क्या करा जाता है, उसमें खुद से आर्टिफिशियली कलर चढ़ा दिया जाता है, ध्यान रखना। लेकिन वो खाने वाले रंग होते हैं, ध्यान रखना, ये नहीं कि उससे कुछ तुम्हें नुकसान होगा। तो रंगों से भोजन को आकर्षक बनाया जाता है, और खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक तौर पर रंग होता है, जैसे कि भाई फल सब्जियां लाल हो गई, लाल सब्जियां हो गई, मतलब फल सब्जियां वो लाल, संतरी, पीले, नीली, हरे, सफेद रंग की होती है ना, होती है, इसी बात है। लेकिन मान लो किसी फीका रंग है, मान लो सेब की बात करो, सेब लाल रंग का अच्छा लगता है मैं देखने में, मतलब बंदा देखे लाल सेब ले लेगा, जाके खरीद लेगा, लेकिन थोड़े फीके रंग का दिख रहा है तो बंदा नहीं लेगा। अब मान लो सेब पर कुछ आर्टिफिशियली रेड रंग का कुछ चढ़ा दिया है, तो बंदा उसको आराम से, उसको आकर्षक होगा, ले लेगा, भाई कितने बढ़िया फल लग रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो रंग यौगिक जो है, समझ आ गया भाई, रंगों से भोजन को आकर्षक बनाया जाता है, बट तुम्हें इससे कोई पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। उसके बाद स्वाद यौगिक, खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए तुम कुछ चीज यूज कर रहे हो, बट उससे तुम्हें कोई पोषण नहीं मिलेगा। जैसे कि देखो, तो स्वाद यौगिक ना तो ऊर्जा देता है और ना ही पोषण देते हैं, सीधी सी बात है, ना एनर्जी ना पोषण। पोषण तो भाई क्या, पोषण होगा तभी तो एनर्जी मिलेगा, ना पोषण ही नहीं है ये, ना ही ऊर्जा देगा। तो ये पदार्थ हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। जैसे कि दूध में हम क्या डालते हैं, चाय डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं ना, तो उसको चाय बोला जाता है। सब्जी में नमक डाल देते हैं, तो उससे हमें कोई स्वाद मिलता है, बस हमें कोई ऐसा एनर्जी वगैरह नहीं मिलती, ध्यान रखना। उसके बाद पादप यौगिक, तो पादप यौगिक ऐसे होते हैं जिनसे हमें जो कि गैर पोषक तत्व है, ध्यान रखना है। पादप यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें गैर पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब बहुत से पादप यौगिक तो जिनका सेवन करा जाता है वो लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम हानिकारक की तो बात नहीं करेंगे, लाभ की बात करेंगे। देखो जैसे कि विभिन्न रिसर्च यानी शोधों से पता चला है कि जो बहुत से पादप यौगिक है ना, वो कैंसर की रोकथाम में क्या होते हैं, सहायक है, मतलब कैंसर को रोक देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है भाई, पादप यौगिक। अरे मतलब देखा होगा ना हमने, कोई जड़ी बूटी टाइप ये वाला पौधा हो गया, तो इसको यूज कर लो, इससे कैंसर रुक जाता है, इससे ये हो जाता है, तो वही पादप यौगिक की बात यहाँ पर की जा रही है। ऐसे खाने से ठीक हो जाओगे, तो उससे तुम्हें कोई पोषण नहीं मिल रहा है, बट उससे तुम्हारे लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक मैंने बताया कैंसर की रोकथाम में सहायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो ये फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। और डिटेल में जानना अगर तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे भी हाफ ईयरली स्टार्ट नहीं हुए मान लो, ठीक है ना, अलग अलग स्कूल से होते हैं, अलग अलग बोर्ड से होते हो आप, लगभग सबके 5 ही चैप्टर आते हैं स्टार्टिंग में। अगर आपके स्टार्ट हो गया तो इसको देख कर चले जाओ, अगर टाइम है तो भाई चैप्टर भी देख लो, इसको भी देख लो, तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम लोगों की। तो तुम सारे क्वेश्चन क्या पूरे 70/70 आएंगे, ठीक है। बाकी इसको देख के भी पूरे चांस है कि आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना है। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, कुछ डाउट है वो पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर करना है वीडियो को। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।